इस दुनिया में ऐसे लोग जो राक्षसों से लड़ सकते हैं उन्हें रेडर्स कहा जाता है। ये लोग शैतानों का शिकार करते हैं, खजाने हासिल करते हैं और इंसानों की रक्षा भी करते हैं। इनका काम खतरनाक होता है लेकिन लोग इन्हें हीरो मानते हैं। ये सभी के फेवरेट होते हैं और कुछ लोग तो इनसे जलते भी हैं क्योंकि खजानों की खोज और हीरो बनने का सपना सबको लुभाता है। लेकिन जो लोग इस प्रोफेशन में नहीं पहुंच पाते वो अक्सर जलते हैं उन लोगों से जो पहुंच गए। ये कहानी शुरू होती है एक पब्लिक रेस्टोरेंट से जहाँ सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है। तभी एक लड़का चिल्लाने लगता है। चिल्लाने वाला है हमारी कहानी का हीरो जे ह्यून। उसे गुस्सा इस बात पर है कि उसे सिर्फ मीट शील्ड यानी ढाल की तरह इस्तेमाल करने के लिए हायर किया गया है। एक चश्मे वाला लड़का उसे शांत रहने को कहता है क्योंकि असल में यही जे ह्यून था जिसने कोई भी काम लेकर जल्दी पैसे कमाने की बात की थी और फिलहाल यही काम खाली है। जे ह्यून को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती लेकिन वो मानता है कि उसके पास ज्यादा ऑप्शन भी नहीं है। वो बताता है कि चश्मे वाला लड़का असल में एक यंग मैन है जो रेडर एजेंसी में काम करता है। वो ऐसे लोगों को काम दिलाता है जो किसी गिल्ड से जुड़े नहीं होते। जे ह्यून को लगा था कि उसे कोई अच्छा काम मिला है लेकिन असल में उसे तोप का चारा बनाया जा रहा है, यानी उसे ऐसे दंगन की फ्रंट लाइन में भेजा जाएगा जहाँ केवल अनडेड राक्षस हैं। उसे लग रहा है कि वो बस एक फेंकने लायक मीट शील्ड है और अगर कुछ गलत हुआ तो उसे छोड़ दिया जाएगा। जे ह्यून सोचता है कि उसके से भी कम रैंक वाले लोग अच्छे काम पा रहे हैं, फिर उसे ही क्यों ये काम मिला। यंग मैन उसे याद दिलाता है कि उसकी मार्शल आर्ट्स क्लास बहुत अच्छी होने के बावजूद कम डिमांड में है। जे ह्यून चिढ़ जाता है, क्या सिर्फ इसलिए कि वो मार्शल आर्ट रेडर है उसे अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है। यंग मैन मानता है कि असल में मैजिक यूजर्स ही सारे टॉप जॉब्स ले जाते हैं। मार्शल रेडर्स स्लो होते हैं, ज्यादा इंजर्ड होते हैं, इसलिए एम्प्लॉयर उन्हें अवॉइड करते हैं। असल में मैजेस पीछे से अटैक करते हैं जबकि मार्शल रेडर्स फ्रंट लाइन पर होते हैं, इसलिए ज्यादा रिस्क में रहते हैं। 10 साल पहले तक मार्शल रेडर्स की डिमांड बहुत ज्यादा थी लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। जे ह्यून को पछतावा है कि उसने मैच क्लास क्यों नहीं चुना जब उसे मौका मिला था। 11 साल पहले जब वो हाई स्कूल में था उसने 97% स्कोर किया था मैच एप्टीट्यूड में जो लगभग परफेक्ट था। तब टॉप स्टूडेंट्स का भी स्कोर 92% तक था लेकिन उसने 34% स्कोर के बावजूद मार्शल क्लास चुनी और वो भी बिना किसी अच्छे कारण के। उस समय मैचेस को लोग बफर समझते थे, कमजोर जो खुद से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अब सब उल्टा हो चुका है। मैचेस टॉप पर हैं और मार्शल रेडर्स का दौर खत्म। अगर जे ह्यून ने तब मैच क्लास ली होती तो शायद आज उसकी जिंदगी अलग होती। अब 20 साल की उम्र में रेडर्स ग्रो नहीं कर सकते, यानी अब बहुत देर हो चुकी है। यंग मैन उसे समझाता है कि आजकल ऐसे मौके मिलना भी मुश्किल है, उसे ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। असल में वो ये काम किसी और को देने वाला था लेकिन फिर जे ह्यून की याद आई इसलिए उसे दे दिया। ये सुनकर जे ह्यून को दुख और आयरनी दोनों महसूस होती है। कभी उसकी टैलेंट को सब जलते थे, आज वही डी रैंक मार्शल रेडर बन चुका है जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आखिर में वो ये काम स्वीकार कर लेता है। यंग मैन खुश हो जाता है और कहता है कि जे ह्यून ने सही फैसला लिया है। जब जे ह्यून जाने लगता है मैनेजर उसे बताता है कि वो अगली सुबह 8 बजे उस एड्रेस पर मिलेगा जो फोन पर भेजा जा चुका है। जे ह्यून पूछता है मैनेजर वहाँ क्यों होगा जबकि उसे एजेंसी का काम होगा। यंग मैन कैजुअली कहता है डोंट वरी, मुझे वहाँ कुछ काम है, हम वहीं मिलेंगे। अगले दिन जे ह्यून डंगन के बाहर अकेला खड़ा है। वो टाइम चेक करता है, यंग मैन अब तक नहीं आया। वो सोचता है कि शायद उसे ज्यादा प्रो रेडर्स को डील करना चाहिए क्योंकि जे ह्यून सिर्फ डी रैंक मार्शल रेडर है और यंग मैन एक रैंक मैच। जे ह्यून सोचता है यंग मैन इतनी स्किल के बावजूद किसी बड़ी गिल्ड में क्यों नहीं गया, रेडर एजेंसी में ही क्यों अटका है। अगर जे ह्यून उसकी जगह होता तो अब तक कोई बेहतर जगह ढूंढ चुका होता। अचानक उसके दिमाग में एक अजीब सी आवाज आती है, कोई उसे बेकार कमीना कह रहा है। ऐसा लगता है जैसे ये आवाज खुद जे ह्यून के अंदर से आ रही हो, पर अभी तक हमें इसके बारे में ज्यादा पता नहीं कि तभी कोई उसे पुकारता है। वो है उसका दोस्त मोमहो जो सिर से पांव तक आर्मर पहने हुए है। दोनों मिलकर हंसी मजाक करने लगते हैं। मोमहो को इस बात पर बड़ा गर्व है कि वो एक मार्शल रेडर है। उसे लगता है आजकल की जनरेशन को मार्शल आर्ट रेडर्स की वैल्यू समझ नहीं आती। उसके हिसाब से मेजेस तो पीछे खड़े भिखारी हैं जो बस आग के गोले फेंकते हैं, पर जे ह्यून को ऐसा नहीं लगता। उसके लिए तो मार्शल रेडर होना बिल्कुल भी कूल नहीं है। सच तो ये है कि वो लोग तो खाना तक मुश्किल से खरीद पाते हैं। मोमहो उसे मोटिवेट करता है कि चाहे जो भी पोजीशन हो अपना बेस्ट देना चाहिए। वो कहता है चलो रेड के बाद ड्रिंक करने चलते हैं। जे ह्यून मान जाता है पर तुरंत कहता है कि उसके पास पैसे नहीं है। मोमहो झट से बोलता है अब मेरी बारी नहीं है, पिछली बार मैंने ही पैसे दिए थे। ये सुनकर जे ह्यून थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है लेकिन जब वो अपनी मासूम शक्ल दिखाता है तो मोमहो फिर से मान जाता है कि इस बार भी वो ही पैसे देगा। जे ह्यून हंस देता है और माफी मांगता है कि हमेशा उसी से पैसे दिलवाता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे लगता है कि मोमहो थोड़ा ज्यादा ही इजी टारगेट है। अचानक एक नया आदमी आता है और सबको डंगन के गेट पर इकट्ठा होने को कहता है क्योंकि 30 मिनट में रेड शुरू होने वाली है। सब लोग यहाँ तक कि हमारा हीरो भी थोड़े टेंशन में आ जाते हैं। शायद उन्हें ये नया लड़का पसंद नहीं जो आकर सबको हुक्म दे रहा है। मोमहो फिर अपनी पार्टी की तरफ चला जाता है तैयारी करने और जे ह्यून वहीं खड़ा खड़ा बार बार अपना फोन चेक करता रहता है। अब हमें पता चलता है कि डंगन में घुसने से पहले रेडर्स को 2 बातों का ध्यान रखना होता है। पहला, अगर अंदर अचानक कोई छुपा हुआ खजाना मिल जाए तो अक्सर लोग लालच में अपनी अक्ल खो बैठते हैं।
जब दिमाग पर लालच छा जाता है तो डंगन उन्हें टेस्ट करता है और ऐसे टेस्ट से बच पाना मुश्किल होता है। दूसरी बात क्या है ये हम जान पाते इससे पहले ही वो नया आर्मर वाला फिर टपक पड़ता है। वो जे-ह्यून को बोलता है कि फोन देखना बंद करो, अब चलो अंदर, और मजाक करता है कि शायद वो अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो ताक रहा है। जे-ह्यून हंसते हुए बोलता है ऐसी कोई बात नहीं, पर सच तो ये है कि वो अपनी माँ की फोटो देख रहा था, गर्लफ्रेंड की नहीं। वो अपनी माँ को मन ही मन एक बात कहता है और फिर डंगन के अंदर चला जाता है। डंगन के अंदर मेजेस पीछे रहते हैं अपने जादू की छड़ी लेकर और मार्शल रेडर्स आगे बढ़ते हैं फ्रंट लाइन में। तभी कुछ भयानक गोल्स आ जाते हैं बिना दिमाग के, डरावने चेहरे लिए। एक घमंडी सा विजार्ड चिल्लाने लगता है और मार्शल रेडर्स को लाइन में खड़े होने को कहता है, भले ही उसकी वजह से उनकी जान चली जाए। जे-ह्यून को ये बात बहुत चुभती है, उसे ये पसंद नहीं कोई उसे इस तरह हुक्म दे, पर उसके पास कोई चॉइस भी नहीं है। मेजेस जादू की मंत्र पढ़ते हैं और आग के गोले गोल्स पर फेंकते हैं जो उन्हें भून कर राख कर देते हैं। जे-ह्यून सोचता है क्या ये विजार्ड्स मेटियोर गिल्ड से हैं, क्योंकि वो गिल्ड पहले बहुत नई थी पर अब तो काफी पावरफुल लग रही है। हालांकि माहौल टेंशन वाला है, पर जे-ह्यून सोचता है कि शायद आज उसकी मौत नहीं होगी क्योंकि मैजेस की वजह से उनकी टीम स्ट्रांग लग रही है। मोंग-हो पानी पीता है और कहता है अब बारी है डंगन के बॉस को हराने की। एक बूढ़ा आदमी मजाक करता है कि अब उसकी उम्र हो गई है, पहले जितना तेज नहीं चल पाता। फिर वो पूछता है क्या तुझे कोई आइटम ड्रॉप मिला। वो खुश लग रहा है क्योंकि ए रैंक डंगन में अच्छा लूट मिल जाता है। जे-ह्यून चेक करता है पर जैसे ही वो अपना सिस्टम विंडो खोलता है उसमें गड़बड़ी शुरू हो जाती है। उसे अचानक तेज सिरदर्द होता है। फिर एक मैसेज आता है, ईयर सिस्टम बंद है, यूजर से कनेक्शन अस्थायी रूप से डिस्कनेक्ट किया जा रहा है। फिर दूसरा मैसेज आता है, किसी अज्ञात कारण से ईयर सिस्टम रिबूट नहीं हो पाया। जे-ह्यून ने इससे पहले कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं किया था, उसे समझ ही नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। अचानक उसके दिमाग में एक आवाज गूंजने लगती है, रोशनी का पीछा करो। वो चौंक कर पीछे मुड़ता है और देखता है कि सिस्टम नोटिफिकेशन में गड़बड़ चल रही है। सिस्टम कह रहा है कि कोई अनजान शक्ति अंदर घुस चुकी है और सेफ मोड रिस्टोर फेल हो रहा है। जे-ह्यून पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है, उसे समझ ही नहीं आता कि हो क्या रहा है। बूढ़ा आदमी उसके टेंशन भरे चेहरे को देखकर पूछता है, क्या हुआ बेटा। जे-ह्यून बस इतना कहता है, किसी ने कहा कि रोशनी का पीछा करो। और जैसे ही वो ये बोलता है हवा में चमकते हुए बबल्स प्रकट होने लगते हैं। वो सोचता है शायद यही है वो लाइट जिसका मुझे पीछा करना है। इधर बाकी कोई भी इन लाइट्स को देख नहीं पा रहा, बस वो ही देख सकता है। बूढ़ा फिर पूछता है, तू ऐसे अजीब क्यों बिहेव कर रहा है। जे-ह्यून के पास कोई जवाब नहीं होता, उसकी आंखें उस रोशनी पर टिकी रहती हैं। वो डर को निगलते हुए तय करता है कि देखते हैं ये क्या है। जब बूढ़ा पूछता है कि कहाँ जा रहा है तो वो कहता है, मैं बस थोड़ी देर में वापस आता हूँ। वो रोशनी का पीछा करते करते एक अजीब सी जगह पहुंच जाता है। जैसे ही वो वहां पहुंचता है सिस्टम विंडो खुलती है और मैसेज आता है, ये सिस्टम डिसेबल हो चुका है, स्टेटस विंडो लोड नहीं हो सकती। वो सिस्टम से इंटरैक्ट करने की कोशिश करता है पर कुछ काम नहीं कर रहा। फिर एक और नोटिफिकेशन आता है, सिस्टम को आंशिक नुकसान पहुंचा है, अब सेफ्टी मोड में रिबूट की कोशिश होगी। जे-ह्यून सर खुल जाता है पूरी तरह से उलझन में, क्योंकि जब से वो 10 साल की उम्र में अवेकन बना था तब से आज तक 17 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ। ना कभी सिस्टम डाउन हुआ ना कोई रिबूट आया। अब वो सोचने लगता है क्या जो आवाज मैंने सुनी थी उसका इस सब से कोई कनेक्शन है। सिस्टम बार बार गड़बड़ कर रहा है और वही फेल्ड नोटिफिकेशन दिखा रहा है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता और उस रोशनी का पीछा करता रहता है। अब थोड़ा बैकग्राउंड, ये जो एशियर सिस्टम है इसका नाम नॉर्स मिथोलॉजी के देवताओं जैसे ओडिन और थॉर के नाम पर पड़ा है। माना जाता है कि ये सिस्टम उन्हीं से आया था, इंसानियत की आखिरी उम्मीद के रूप में। साल 2011 में जब दुनिया पर तबाही आई थी, एक दिन अचानक प्रशांत महासागर के बीचों बीच एक विशाल पेड़ उगने लगा। सिर्फ 9 दिनों में वो इतना ऊंचा हो गया कि दुनिया पर उसकी छाया पड़ गई। वो पेड़ और कोई नहीं बल्कि था इग्द्रासिल यानी मोर्ड ट्री। 9वें दिन जब वो पूरी तरह फैल गया तब मानो नरक के सारे दरवाजे खुल गए। भयानक मॉन्स्टर्स की सुनामी आ गई, आधी इंसानियत खत्म हो गई और बाकी लोग भूखमरी और बीमारियों से लड़ते रहे। उसी अंधेरे दौर में कुछ असली हीरोज सामने आए जिन्होंने दिव्य शक्तियां हासिल की और इंसानियत को एक उम्मीद दी। धीरे धीरे लोग एशियर सिस्टम को यूज करने लगे, रेडर बनकर मॉन्स्टर से लड़ने लगे। तब से लेकर आज तक एशिया ही इंसानियत का सबसे बड़ा हथियार रहा है। लेकिन अब जे-ह्यून डरने लगता है, कहीं ये सिस्टम ही तो बदल नहीं रहा। अचानक रास्ता बंद हो जाता है और उसके सामने एक हरी दरवाजा दिखाई देता है। वो पहले तो चौंकता है, फिर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो कहता है, ये तो ट्रेजर गेट है। अब ट्रेजर गेट्स के बारे में थोड़ा जान लो। ये डंगन के अंदर छुपे हुए सीक्रेट रूम होते हैं। बहुत ही कम चांस होता है कि ये दिखें। यहाँ तक कि हाई लेवल डंगन में भी इनमें खास आइटम्स और दुर्लभ मटेरियल्स होते हैं जिनकी कीमत मिलियंस तक होती है। जे-ह्यून का दिल जोर से धड़कने लगता है। अगर मुझे ए रैंक या उससे ऊपर का इक्विपमेंट मिल गया तो मेरी ये बोरिंग जिंदगी एक झटके में बदल सकती है। वो मन ही मन देवताओं से दुआ करता है और धीरे धीरे उस दरवाजे के अंदर चला जाता है। अंदर का नजारा एकदम स्वर्ग जैसी जगह लगती है, जैसे किसी दिव्य ऑफिस में आ गया हो। उसके सामने एक पेरिस्टल पर तेज चमकती हुई चीज रखी है
जे ह्यून ने ऐसी जगहों के बारे में सिर्फ अफवाहें सुनी थी, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे खुद ऐसा कुछ मिलेगा। वो बहुत एक्साइटेड होता है और जैसे ही वो हाथ बढ़ाता है उस चीज को छूने के लिए, नोटिफिकेशनों की बौछार शुरू हो जाती है। सिस्टम फीचर सफलतापूर्वक रिस्टोर हो गया है। नया इक्विपमेंट खोज लिया गया है। क्या आप आइटम डिटेल्स देखना चाहते हैं? जे ह्यून के चेहरे पर कान से कान तक मुस्कान फैल जाती है। जून के दिल में ये एहसास होता है कि शायद उसकी दुआ कबूल हो गई है। जैसे ही वो उस आइटम को हाथ में लेता है, सिस्टम पैनल दिखाता है कि ये ओडिन की खोई हुई आंख है, एक माइथिकल रैंक का आर्टिफैक्ट। ये आंख ओडिन की थी, जो एशिया के सबसे ताकतवर भगवान माने जाते हैं। उन्होंने इसे ज्ञान के बदले मिमिर के कुएं में कुर्बान कर दिया था। अब अगर हमारा हीरो इस आइटम को पहन लेता है तो वो रून लेखन और यहाँ तक कि जादू को उल्टा करके उसे तोड़ने की शक्ति पा सकता है। ये इकलौता मिथिकल रैंक वाला आइटम है और एक बार पहनने के बाद ये हमेशा के लिए उसका हो जाएगा। ये आंख इतनी तेज चमकती है कि जे ह्यून सीधा इसकी तरफ देख भी नहीं पाता। सिस्टम पैनल पर वो इसकी एक्टिव स्किल पढ़ता है, एब्सोल्यूट कैलकुलेशन, जो एक एक्स रैंक की स्किल है। ये स्किल किसी भी जादू की स्ट्रक्चर को एनालाइज करके उसे तबाह कर सकती है। जैसे जैसे उसका रून मैजिक का कंट्रोल बढ़ता है, वो बिना स्पेल बोले ही पूरा मैजिक चला सकता है। एक और फायदा यह है कि वो ब्लैंक कार्ड के जरिए दुश्मनों की स्किल्स कॉपी भी कर सकता है। ये आइटम सच में बहुत पावरफुल है और जे ह्यून को एक नया स्तर दे सकता है, एक रेडर के तौर पर। लेकिन जे ह्यून इसे बेचने का फैसला करता है क्योंकि ये आइटम बाजार में सैकड़ों मिलियन वोन में बिक सकता है। अब उसे न ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, न किसी की ढाल बनकर जान खतरे में डालनी होगी। फिर वो सोचता है कि एक बार पहन कर देख ही ले, क्योंकि उसने कभी कोई मिथिकल आइटम यूज नहीं किया। मगर जैसे ही वो कोशिश करता है, सिस्टम वार्निंग देता है, एक बार पहन लिया तो दोबारा उतारा नहीं जा सकेगा। उसे पता है कि वो अब इस तरह के गियर के लिए प्राइम एज 20 साल से नीचे पार कर चुका है, तो चाहे पहन भी ले उसका ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इसलिए वो पहनने का आइडिया छोड़ देता है। इस लकी मोमेंट के बाद वो पार्टी में वापस लौटने का फैसला करता है। थोड़ी ही देर बाद बुजुर्ग आदमी पार्टी के सदस्यों को भरोसा दिलाता है कि उसका दोस्त जल्दी लौटेगा, और जैसे ही वो ये कहता है, जे ह्यून आ भी जाता है। लड़का पार्टी लीडर से माफी मांगता है और वादा करता है कि दोबारा देर नहीं करेगा। सब कुछ सेट होने के बाद बूढ़ा आदमी उसके सीने पर हल्की सी थपकी देकर कहता है, चलो अब मूड ठीक करो। जे ह्यून मुस्कुरा के जवाब देता है, मैं तो पहले से रेडी हूँ, आज की पार्टी की मेरी तरफ से ड्रिंक्स। बुजुर्ग चौंक जाते हैं और सोचने लगते हैं कि जे ह्यून के साथ अचानक क्या हो गया। उधर जे ह्यून को राहत है कि किसी को शक नहीं हुआ। डंजन के अंदर कोई कानून नहीं चलता। अगर किसी को पता चल जाए कि उसने कोई खास आइटम पाया है तो दोस्त भी दुश्मन बन सकते हैं। इसलिए वो शांत और साधारण बनने की कोशिश करता है। अचानक छत दरकने लगती है। पार्टी लीडर कुछ बोल पाता उससे पहले ही छत गिर जाती है। जे ह्यून तुरंत दूसरी तरफ कूदता है, मगर गिरते वक्त शायद अपनी पीठ या पिछवाड़ा भी चोटिल कर लेता है। जैसे ही वो गिरता है, बैंगनी रंग की जहरीली धुंध पूरे एरिया में फैल जाती है। पार्टी के लोग जोर जोर से खांसने लगते हैं, उनके मुंह से खून बहने लगता है। जे ह्यून तुरंत अपने मुंह को ढकता है और सोचता है कि यहाँ से निकल जाना चाहिए। वो अपने दोस्त को चिल्लाकर कहता है, भागो, ये धुआं जहरीला है। जैसे ही वो भागना शुरू करता है, एक खौफनाक सीन उसे रोक देता है। उसका दोस्त किसी अनदेखे दुश्मन की तलवार से छेद दिया जाता है। मरते वक्त उसका दोस्त कहता है, भाग जा जून। ये दृश्य जे ह्यून को कुछ सेकंड के लिए सुन्न कर देता है, मगर फिर वो होश में आता है और जान बचाकर भाग जाता है। भागते वक्त वो उस विस्फोट और जहरीली गैस के बारे में सोचता है। उसे समझ आता है कि ये सब एक सोची समझी साजिश थी। बाहर आकर जब थोड़ी राहत मिलती है, उसका चेहरा पसीने से भीग चुका होता है और वो पूरी तरह कंफ्यूज है कि उसके साथ ही ये सब क्यों हुआ। उसी वक्त उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। जैसे ही वो शख्स पास आता है, एक आग से जलता हुआ तीर उसके सामने वाली जमीन पर गिरता है और बड़ा धमाका करता है। वो हुड पहनने वाला लड़का कुछ जाना पहचाना लगता है और जे ह्यून समझ जाता है ये तो जोंगवॉन है। जोंग अपनी उंगली की नोक पर एनर्जी जमा करता है और कहता है, तूने मुझसे मिलने को कहा था आज और मैं आ गया। जे ह्यून तुरंत पूछता है, क्या ये सब तूने किया? जोंग हंस देता है और बेझिझक स्वीकार करता है, हाँ मैंने ही किया था। लड़का चौंकता है मगर खुद को शांत करता है और पूछता है, क्यों किया तूने ये सब? जवाब में जुंग सिर्फ कंधे उचकाकर कहता है, क्लाइंट्स ने कहा था, मैंने कर दिया। तब यंग वुमन, चश्मे वाला लड़का, बताता है कि बहुत सारे लोग मीटियोर गिल से नफरत करते हैं क्योंकि वो हमेशा खुद को सबसे ऊपर समझते थे और दूसरों को नीचा दिखाते थे। जे ह्यून अपने दांत भींचते हुए बताता है कि डंगोन में असैसिनेशन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, यानी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिनमें तंग जगह का फायदा उठाकर टारगेट को मारा जाता है। ऐसा लगता है कि मीटियोर गिल्ड भी इन गंदे धंधों में शामिल था और शायद इसलिए
लिए उन्हें मारा गया। जे ह्यून को अपने तीर से छिले हुए कंधे का दर्द महसूस होता है। उसे नहीं लगता कि वो युंग वान का सामना कर पाएगा, क्योंकि वो एक ए रैंक मैजिशियन है और पूरे देश के टॉप 2% जीनियस में आता है। वहीं हमारा हीरो तो बस एक मिड टू लो रैंक प्लेयर है। उसे पता है कि वो उनका मुख्य टारगेट नहीं है, फिर भी उसे डर है कि उसे भी मार सकते हैं ताकि कोई सबूत न बचे। लेकिन एक सच्चे हीरो की तरह जून अपने साथियों का बदला लेने की सोचता है, खासकर मोंगो का। लेकिन अभी वो कोई बेवकूफी नहीं करना चाहता। वो युंग वान से कहता है कि वो मीटियोर गिल वाली बात किसी को नहीं बताएगा, मगर युंग वान सुनने की जगह फायर चेन से अटैक कर देता है। जे ह्यून तुरंत साइड में कूदकर बचता है, फिर भी उसके चेहरे को थोड़ा झटका लगता है। वो समझ जाता है कि अगर एक सेकंड भी लेट होता तो उसकी मौत पक्की थी। युंग वान बार बार जलती हुई चेन फेंकता है और जे ह्यून जान बचाने के लिए लगातार भागता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि उसे क्यों टारगेट किया जा रहा है। वो तो एक डी रैंक प्लेयर है। हर पल के साथ उसके चेहरे पर चोटें और बढ़ती जाती हैं, जबकि अटैकर बिल्कुल नहीं रुक रहा। तभी जून के दिमाग में वो आवाज फिर गूंजती है जो उसे हमेशा निकम्मा कहती है। वो सोचता है कि ये आदमी जो उसके मन में आता है शायद उसका पिता ही है। ये सोचते ही जे ह्यून पूछ बैठता है कि ये सब मेरे पापा ने करवाया है। चश्मे वाला आदमी कुछ पल के लिए रुकता है, फिर धीरे धीरे हंसते हुए ये बात कंफर्म कर देता है। जे ह्यून सदमे में है। उसके दिमाग में अपनी माँ की यादें दौड़ने लगती है। उसे वो दिन याद आता है जब उसने अपनी माँ की लाश को गले लगाकर खूब रोया था। वो युंग वान से पूछता है, क्या मेरे पापा ने ही 5 साल पहले सर्दियों में मेरी माँ की हत्या करवाई थी? चश्मे वाला गंभीर होकर हाँ कह देता है और ये भी मानता है कि वो खुद नहीं समझ सकता कि कोई बाप अपनी बीवी और बेटे को क्यों मरवाएगा। युंग वान फिर से एक तीर छोड़ता है और हमारे हीरो की हालत पर ताना मारता है। अब वो ढेर सारे जलते तीर बना लेता है, जैसे अब जे ह्यून को खत्म कर ही देगा। लेकिन जे ह्यून अचानक ओडिन की आंख एक्टिवेट कर देता है। युंग वान का कॉन्फिडेंट स्माइल तुरंत हैरानी में बदल जाता है, क्योंकि वो देखता है कि जे ह्यून के अंदर जादू की ताकत जाग रही है। ये ताकत लगातार बढ़ती ही जा रही है और रुकने का नाम ही नहीं ले रही। चश्मे वाला अब डरा हुआ है। ये देखकर युंग वान समझ जाता है कि अब जे ह्यून को खत्म करना जरूरी है। वो एक फायर एरो फेंकता है, लेकिन जे ह्यून भागता नहीं बल्कि डटा रहता है। जैसे ही तीर उसके पास आता है वो अचानक गायब हो जाता है, एकदम नथिंगनेस में बदलकर। चश्मे वाला तो हक्का बक्का रह जाता है। सिस्टम कंफर्म करता है कि ओडिन की आंख अब एक्टिवेट हो चुकी है। जे ह्यून के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान फैल जाती है, क्योंकि उसने वो ताकत महसूस की है जो उसके अंदर भर रही है। सिस्टम एक और मैसेज देता है कि ब्लैंक कार्ड अब एक्टिव है। जे ह्यून बिना समय गवाए उस ब्लैंक कार्ड का यूज करके युंग वान की स्किल ब्लिट्ज चेन कॉपी कर लेता है और साफ कर देता है कि अब इस कमीने को दर्दनाक मौत मिलेगी। वो भी जलते हुए तीर बनाता है और वहीं युंग वान हैरान है कि जो स्किल उसे सालों में सीखने में लगी वो एक डी रैंक रेडर इतनी आसानी से कैसे चला रहा है। डरते हुए भी युंग वान कहता है कि उसे हराना आसान नहीं होगा, लेकिन जे ह्यून आत्मविश्वास से कहता है अब हिसाब बराबर होगा और तीरों की बारिश कर देता है। युंग वान भी जवाब में तीर छोड़ता है। उनके जादुई अटैक टकराते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जे ह्यून अब भारी पड़ रहा है। जे ह्यून लगातार हमला करता रहता है और आखिरकार घमंडी युंग वान डर के मारे जान बचाने के लिए भागता है। युंग वान एक जबरदस्त ब्लिट्ज चेन अटैक से पलटवार करता है, लेकिन जे ह्यून फौरन अपनी एब्सोल्यूट कैलकुलेशन एबिलिटी एक्टिवेट करता है और आने वाले अटैक को मिटा देता है। साथ ही एक तीर सीधा दुश्मन की तरफ छोड़ देता है। घबराया हुआ युंग वान खुद को बचाने के लिए एक शील्ड बनाता है, लेकिन जे ह्यून वहीं नहीं रुकता। वो फिर से अब्सोल्यूट कैलकुलेशन यूज करता है और शील्ड को भी गायब कर देता है। तीर सीधा युंग वान को लग जाता है और वो बच नहीं पाता। धूल छटती है। जे ह्यून धीरे धीरे उसके पास जाता है। युंग वान अब जमीन पर गिरा रो रहा है, जैसे कोई टीवी ड्रामा चल रहा हो। आंसू उसकी आंखों से बह रहे हैं, लेकिन जे ह्यून को कोई दया नहीं आती। वो एक और आग वाला तीर छोड़ता है और एक ही वार में उसका काम तमाम कर देता है। इस भयंकर लड़ाई के बाद जे ह्यून पूरी तरह थक चुका है। वो जमीन पर लेट जाता है और सोचता है कि इतनी मेहनत से मिथिक आइटम पाया और अब जान पर बनी है। मौत उसके लिए हमेशा डरावनी थी, लेकिन अब जब वो बिल्कुल सामने है तो एहसास और भी गहरा हो गया है। धीरे धीरे उसकी सांसें ठंडी होने लगती हैं। तभी अचानक एक सिस्टम विंडो पॉपअप होती है। एक नया डाउनलोड शुरू हो रहा है। सिस्टम कहता है अगर वो इसे एक्टिवेट करता है तो वो किसी पुराने वक्त में वापस जा सकता है। वैसे भी मौत करीब है। तो जे ह्यून कहता है हाँ कर दो एक्टिवेट। जैसे ही वो कमांड देता है नॉर्नर नाम का नया सिस्टम शुरू हो जाता है। अगले ही पल हम कुछ देवी जैसी औरतों को एक अनजान भाषा में बात करते देखते हैं। सुनने में कुछ समझ नहीं आता। सुनहरी बालों वाली औरत शायद जे ह्यून का हाथ पकड़ती है और उसी समय वो नीली दोस्ताना विंडोज लाल और डरावनी हो जाती है। एक नोटिफिकेशन आता है। अब जे ह्यून हाई एसियर का बड़ा दुश्मन बन चुका है। आधे एसियर देवता अब उस पर नजर रखेंगे। अगले ही पल जे ह्यून अपनी पुरानी बेडरूम में आंखें खोलता है, जैसे कोई भूत देख लिया हो। वो अपने हाथ की तरफ देखता है जहां लाल चमकता हुआ कुछ बन रहा है। सिस्टम कहता है कि वो चुने गए समय में वापस आ चुका है। उसे अपनी माँ की मौत और युंग वान से लड़ाई की यादें फिर से दिखने लगती हैं। वो दौड़कर अपनी माँ को गले लगाता है और कसकर पकड़ लेता है, जैसे ये सब एक सपना हो। लेकिन ये सपना नहीं है। वो सच में अपनी माँ को फिर से गले लगा रहा है। कुछ समय बाद जब वो अपने कमरे में अकेला होता है उसे सीने में तेज दर्द महसूस होता है। सिस्टम बताता है कि आज की तारीख 15 नवंबर 2020 है, यानी वो 11 साल पीछे आ गया है और उसका शरीर
20% ठीक हो चुका है। वो भारी सांस लेते हुए सोचता है, क्या वो अभी सपना देख रहा है? लेकिन अपने कमरे को देखकर उसे यकीन हो जाता है, हाँ, वो सच में अपने पुराने घर में है। एक नया नोटिफिकेशन आता है, एक क्वेस्ट मिला है, आराम ही सफलता की जननी है। टास्क है, पूरा रिकवर होने तक आराम करो, इनाम मिलेगा, एक ब्लैंक कार्ड। वो लंबी सांस लेकर खुद को शांत करने की कोशिश करता है, सोचता है कैसे वो मरा। फिर 11 साल पीछे आ गया और अब एक नया मौका मिला है। 11 साल पहले वो मिडिल स्कूल के तीसरे साल में था। वो अपना कैलेंडर चेक करता है, उसे एहसास होता है कि अभी तक वो मिल्स एकेडमी में एडमिशन नहीं लिया गया है। उसे खुद का लिखा एक नोट मिलता है जिसमें कहा गया है कि मार्शल आर्ट्स चुनना, लेकिन वो फौरन उस पर लाइन मार देता है, अब की बार ये चांस बर्बाद नहीं करूंगा, मुझे मैजिशियन बनना है। अगले सीन में वो अपनी माँ के साथ डिनर कर रहा होता है, आंसू रोकने की कोशिश करते हुए। उसकी माँ ध्यान देती है कि आज उसका बिहेवियर अजीब है। वो जब घर आई थी, जे ह्यून ने उसे जोर से गले लगाया था और रो पड़ा था। वो पूछती है, कुछ परेशान हो क्या बेटा? वो मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं माँ, बस एक बुरा सपना था। लेकिन उसकी यादें और दर्द सच्चे थे। आखिरकार वो अपनी माँ को बताता है कि उसे कुछ बात करनी है। उसकी माँ उसे खुलकर बोलने को कहती है। उसे लगता है कि बेटा शायद मुंह की एकेडमी में नहीं जाना चाहता। वो समझती है कि वो रास्ता खतरनाक और कॉम्पिटिटिव है, इसलिए वो कहती है, अगर बेटा चाहे तो किसी आम स्कूल में एडमिशन ले सकता है। लेकिन उल्टा होता है। जे ह्यून कहता है कि अब वो मैजिक क्लास ज्वाइन करना चाहता है। माँ हैरान होती है, लेकिन फिर हंस देती है। वो उसकी चॉइस को मान लेती है, चाहे फैसला अचानक क्यों न बदला हो। वो उसके गाल पर प्यार से हाथ रखकर कहती है, जो तुम्हें खुश रखे वो करो, मार्शल आर्ट्स हो या मैजिक, पैसे की चिंता मत करना। वो माँ उससे वादा करती है कि वो उसके फैसले में पूरा साथ देगी। माँ की समझदारी और सपोर्ट से लड़का फिर से रोने लगता है। इन्हीं भावनाओं के बीच उसके पापा मिन्योंगो की यादें भी सामने आती हैं, जो एक ए रैंक रेडर थे। अब उसमें फिर से ताकतवर बनने की चाह जागती है, अपने पापा से बदला लेने के लिए। अब जे ह्यून ने सीरियस ट्रेनिंग शुरू कर दी है। सबसे पहले पुशअप से उसने अपनी पहली क्वेस्ट पूरी करके एक ब्लैंक कार्ड भी कमा लिया है। उसका शरीर अब फिट और टोन्ड होता जा रहा है। तो मुझे थोड़ी जलन हो रही है। जब तक मैं आप लोगों के लिए ऐसे रिकैप्स लिखता रहूंगा, मेरा 6 पैक तो सपना ही रहेगा। जे ह्यून को अभी तक पूरा समझ नहीं आया कि ये नॉर्नर सिस्टम है क्या, लेकिन उसे कोई शिकायत नहीं। जब तक सिस्टम सही से चल रहा है, वो खुश है। पिछली जिंदगी का उसका अनुभव उसे डंजन्स में मिलने वाले आइटम्स पर मोनोपोली करने का मौका देगा और बतौर डंजन गाइड का एक्सपीरियंस भी बहुत काम आएगा। लेकिन असली दिक्कत ये है कि उसके पास ज्यादा स्किल्स नहीं है। उसके पास सिर्फ मार्शल आर्ट्स की एबिलिटीज है और अब्सोल्यूट कैलकुलेशन और ब्लिट्ज चेन, जो उसने यंग वुमन से कॉपी की थी। वो अपनी कुर्सी पर थोड़ा पीछे झुकता है, सिस्टम ओपन करता है और अपने स्टैट्स चेक करता है। उसे यकीन है कि उसका लेवल और स्टैट्स अब फिर से उसी समय के मुताबिक हो गए हैं। लेकिन एक अजीब बात यह है कि उसकी पिछली जिंदगी की पैसिव स्किल्स अभी भी बची हुई हैं और साथ में 2 नई स्किल्स भी मिल रही हैं। वन हु इज ऑब्जर्व्ड बाय द गॉड्स और सुप्रीम गॉड्स आई, और दोनों मैक्स लेवल पर हैं। हम जानते हैं कि उसके पास अब्सोल्यूट कैलकुलेशन और ब्लिट्ज चेन जैसी एक्टिव स्किल्स भी हैं, लेकिन अब वो अपनी पैसिव स्किल्स को ध्यान से देखता है। वन हु इज ऑब्जर्व्ड बाय द गॉड्स एक ऐसी स्किल है जो डिवाइन ब्लेसिंग्स से तेज ग्रोथ में मदद करती है। इसी स्किल की वजह से उसकी सारी पिछली स्किल्स रीसेट नहीं हुई और अभी भी उसके पास है। इसके अलावा हर बार जब वो लेवल अप करता है, ये स्किल उसके सभी स्टैट्स में एक एक्स्ट्रा पॉइंट जोड़ देती है। इसी वजह से एसियर के ज्यादातर डेमीगॉड्स उस पर नजर रख रहे हैं। अब वो दूसरी स्किल देखता है, सुप्रीम गॉड्स आई। ये एक जबरदस्त स्किल है जो उसे इल्यूजन और झूठे भ्रम को पहचानने में मदद करती है और सच्चाई सामने लाती है। उसके पास एक एक्टिव स्किल भी है, ब्लिट्ज चेन, जिसमें वो दुश्मनों पर बिजली से भरी चेन से अटैक करता है और कभी कभी उन्हें पैरालाइज भी कर देता है। जितनी ज्यादा चेन वो यूज करता है, उतनी ज्यादा मना कंजम्पशन होती है। शुरुआत में तो मुझे भी लगा कि ये फायर चेन है, शर्त लगाओ तुम्हें भी ऐसा ही लगा होगा। अब वो अपने बाकी स्टैट्स देखता है, हालांकि वो सब बहुत लो लेवल पर है, लेकिन उसका पूरा फोकस है मैजिक स्टैट बढ़ाने पर, क्योंकि मैजिक बहुत जरूरी है और एंड्योरेंस भी, ताकि वो लंबे बैटल्स में टिक सके। थोड़ा सोचने के बाद वो डिसाइड करता है कि अपनी फ्रेश ब्लैंक कार्ड से हीलिंग स्किल कॉपी करेगा, क्योंकि उसके पास पहले से एक ऑफेंसिव स्किल है। 2020 जैसे साल में जहां माजिस की वैल्यू बहुत कम है, फिर भी जिनके पास हीलिंग स्किल्स होती है वो VIP ट्रीटमेंट पाते हैं। हर जगह उनका सम्मान होता है, सिर्फ रीडिंग के लिए नहीं बल्कि और भी कई चीजों में। इसलिए वो सोचता है, अगर मैं एक मैजिशियन बनूं और ऊपर से हीलिंग स्किल भी हो तो मुझे भी रेस्पेक्ट मिलेगा। लेकिन दिक्कत यह है कि ऐसा हीलर ढूंढना बहुत मुश्किल है, जैसे सुई को भूसे के ढेर में ढूंढना। पिछली बार उसने मजबूरी में ब्लैंक कार्ड को यंग वुमन के साथ यूज कर दिया था, लेकिन इस बार वो इतनी जल्दी गलती नहीं करेगा, क्योंकि उसे नहीं पता कि सिस्टम उसे और कितने कार्ड्स देगा। तभी अचानक उसका फोन बजता है। वो चेक करता है और चौंक जाता है। किम यू जुन का नाम स्क्रीन पर दिख रहा है। किम यू जुन उसकी बचपन की दोस्त है, जिसने हमेशा उसके साथ मिल्स एकेडमी में रेडर बनने का सपना देखा था। पिछली जिंदगी में वो उसकी बाहों में मरी थी और ये वही किस्मत है
जिसे वो इस बार बदलना चाहता है। वो स्माइल करता है और उसका टेक्स्ट पढ़ता है। किम उसे बुला रही है सेंट टेस युयोंगन के सेमिनार में चलने के लिए। ये खबर सुनकर उसका दिल खुशी से भर जाता है, क्योंकि सेंट टेस युयोंगन अपनी सैक्रिफाइस मैजिक के लिए फेमस है। बिना देरी किए वो अपनी हुडी पहनता है, माँ को जल्दी लौटने की बात कहकर निकल जाता है। बाहर आते ही वो फिर से फोन चेक करता है और किम को मैसेज करता है कि वो रास्ते में है। उधर एक लग्जरी रोल्स रॉयस ट्रैफिक में तेजी से दौड़ रही है। अंदर बैठी है सेंट युयोंगन, जो अपने बिजी शेड्यूल में शांत दिख रही है। उसका मैनेजर उसे दिन भर के अपडेट दे रहा है और पूछता है कि वो ठीक है या नहीं, क्योंकि हाल ही में उसने खुद को बहुत ज्यादा पुश किया है। वो हल्के से मुस्कुराकर कहती है कि वो ठीक है, बस थोड़ी थकी हुई, और याद दिलाती है कि सैक्रिफाइस का मतलब है खुद की एनर्जी को कुर्बान करना। मैनेजर चिंतित दिखता है और मन ही मन सोचता है काश उनके पास लेडी शानजुन जैसी हीलिंग पावर्स वाला कोई होता। वो डरता है कि अगर ऐसा ही चला तो थकावट एक दिन उसे हरा देगी। उधर हमारा हीरो और उसकी दोस्त आखिरकार इवेंट की लोकेशन पर पहुंचते हैं। लड़की बहुत एक्साइटेड लग रही है और प्रैक्टिकली उसे भीड़ में खींचती हुई ले जाती है। जब वो रुकते हैं, लड़का टीजिंग करता है, तो मुझे इसलिए लाई ना क्योंकि तुझे रास्ता भटक जाने का डर था। लड़की नाराज और शर्मिंदा हो जाती है और कहती है ऐसे इल्जाम मत लगाओ मुझ पर। वो चुप हो जाती है और साफ दिखता है कि उसने सच में उसे इसी वजह से बुलाया था। लड़का फिर से चिल्लाता है, इतनी इंटेलिजेंट लड़की की डायरेक्शन सेंस इतनी खराब कैसे हो सकती है, जबकि लड़की उसे झिड़क रही होती है। हीरो मन ही मन अपने दोस्त का शुक्रगुजार होता है। अगर वो अभी युयोंगन की सैक्रिफाइस एबिलिटी कॉपी कर ले तो ये उसके लिए एक गेम चेंजर बन सकता है, शायद कोरिया में उसके सबसे वैल्यूबल कॉन्टैक्ट्स में से एक। जैसे जैसे भीड़ अपनी सीट्स पर सेटल होती है, हमारी एक्साइटेड लड़की और हीरो दोनों उसके मैसिव फैन फॉलोइंग को देख के हैरान रह जाते हैं, जो कि सरप्राइज नहीं है। वो लोटस गिल्ड की मास्टर है और एक टॉप ग्रेड हीलर के तौर पर पूरे देश और दुनिया में मशहूर है। इस दौर में भी जहाँ रेडर्स को अक्सर मीट शील्ड जैसा यूज किया जाता है, वो हमेशा दूसरों की सेफ्टी पहले रखती है। आखिरकार वो स्टेज पर आती है और भीड़ उसे देखकर पागल हो जाती है। हीरो उस परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करता है जब वो उसकी एबिलिटी कॉपी कर सके। इसी दौरान वो कैजुअली कह देता है कि बस 2 महीनों में सेंट को एक डंजन रेड में बहुत बुरी तरह बीमार पड़ना है और ये उसकी अपनी हीलिंग मैजिक सैक्रिफाइस की वजह से होगा। वो सोचता है अगर मैं उसकी एबिलिटी कॉपी कर लूं तो शायद सिर्फ मैं ही उसे ठीक कर सकता हूँ। इस बीच किम यूजुम बहुत एक्साइटेड हो रही होती है, जो जय हुन को थोड़ा अनोइंग लगता है। स्टेज पर सेंट अपना स्पीच शुरू करती है। वो कहती है कि दुनिया इस वक्त बहुत मुश्किल में है। यग्द्रासिल का पेड़ और मॉन्स्टर्स इंसानों की जिंदगी खा रहे हैं, फिर भी वो उम्मीद देती है और कहती है कि अवेकन्ड लोग इंसानियत को बचा सकते हैं, और सबको इंस्पायर करती है कि वो भी रेडर बने। जब स्पीच खत्म होती है, फैंस खुशी से झूम उठते हैं। जे हुन भी इस बात से सहमत होता है कि फ्रंट लाइंस पर मॉन्स्टर से लड़ना आसान नहीं होता, इसलिए ज्यादातर लोग रेडर बनने से डरते हैं। वो खुद इसका एग्जाम्पल है, क्योंकि वो भी पहले ओडिन की आई बेचकर पैसा कमाने के चक्कर में रेडिंग से बचना चाहता था। जैसे जैसे वो दोनों आगे बढ़ते हैं, लड़की सेंट के बारे में नॉन स्टॉप बातें करती जाती है और हीरो उसे टीज करता रहता है, जिससे लड़की इरिटेट हो जाती है। फिर लड़का कैजुअली बताता है कि उसने उसकी माँ को पहले ही फोन कर दिया है कि वो उसे लेने आ जाए, क्योंकि उसकी डायरेक्शन सेंस बहुत खराब है। लड़की कहती है तो तू भी मेरी मम्मी के साथ ही चल ले, लेकिन वो मना कर देता है, कहता है मुझे कुछ और काम है। जाने से पहले वो कैजुअली बोलता है कि अब उसने करियर चेंज कर लिया है, अब वो पूरी तरह से मैजिक पर फोकस करेगा और शायद उसे फ्यूचर में उससे सीखने की जरूरत होगी। ये सुनकर लड़की थोड़ी डिसअपॉइंटेड हो जाती है और अकेले महसूस करती है। हीरो चारों तरफ देखता है और आखिरकार उसे सेंट की गाड़ी दिखती है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आती है और वो उस तरफ बढ़ता है, लेकिन सेंट की मैनेजर उसे देखते हुए कहता है फैंस के विजिट्स अभी अलाउ नहीं है। लड़का बोल्ड होकर कहता है मैं फैन मिलने नहीं आया, मुझे डायरेक्टर युसोंगन से मिलना है। मैनेजर उसे लाइटली डिसमिस करते हुए कहता है जाओ यहाँ से, डायरेक्टर को डिस्टर्ब मत करो, वो तुम्हारी प्रेजेंस से इरिटेटेड हो जाएंगी। लेकिन लड़का इंसिस्ट करता है मैं फैन नहीं हूँ और मैं जानता हूँ कि लेडी युसोंगन एक लाइलाज बीमारी से जूझ रही है और सिर्फ मैं ही उन्हें ठीक कर सकता हूँ। ये सुनकर मैनेजर शॉक्ड रह जाता है और गुस्से में लड़के की कॉलर पकड़ लेता है। तुमने ये कहाँ से सुना? लड़का कामली कहता है चिल्लाओ मत, लोग देख रहे हैं। इसी पल गाड़ी की खिड़की नीचे होती है और खुद लेडी युसोंगन उससे डायरेक्टली पूछती है क्या तुम अपने कहे पर कायम रह सकते हो? वो कॉन्फिडेंटली जवाब देता है हाँ, मैं आपकी बीमारी ठीक कर सकता हूँ। लेडी थोड़ी हेजिटेंट होती है, लेकिन लड़के की कॉन्फिडेंस देखकर वो सोचती है अगर ये झूठ बोल रहा है तो जल्दी ही पकड़ा जाएगा। लेकिन उसकी बेइंतहा सेल्फ कॉन्फिडेंस उसे और भी सस्पिशियस बना देती है। वो अपनी मैनेजर को बोलती है कि उस लड़के के लिए थोड़ा समय निकाले और एक शांत जगह अरेंज करे जहां वो अकेले में बात कर सके। जब सब एक शांत जगह पर सेटल हो जाते हैं तो लेडी सीधे मुद्दे पर आती है
और पूछती है, तुम्हें मेरी बीमारी के बारे में कैसे पता चला? लड़का माफी मांगता है, लेकिन साफ साफ कह देता है कि वो ये बात रिवील नहीं कर सकता, और अगर उसे ये सब बताना पड़े तो वो उसकी बीमारी का इलाज नहीं करेगा। लेडी उसकी इस बोल्डनेस पर हल्के से हंसती है और अगला सवाल पूछती है, तुम मेरा इलाज कैसे करोगे? जे-हुन ईमानदारी से बताता है कि वो उसकी सैक्रिफाइस स्किल को कॉपी करने का इरादा रखता है। ये सुनकर लेडी नेचुरली शॉक्ड हो जाती है और मैनेजर गुस्से से चिल्लाता है, तुम्हें पता भी है यूनिक स्किल का मतलब क्या होता है, और तुम सोच भी कैसे सकते हो कि तुम उसे कॉपी कर सकते हो? अब थोड़ा समझते हैं यूनिक स्किल्स के बारे में। ये स्किल्स दरअसल एस रैंक होते हैं, सबसे हाई लेवल के। इन्हें सिर्फ ब्लड लाइन इनहेरिटेंस या किसी इंसान की इंटरनल अवेकनिंग से पाया जा सकता है। ये कैलकुलेटिव फॉर्मूला से नहीं सीखे जाते, इसलिए इनका फॉर्मूला कभी कोई तोड़ नहीं सकता और इन्हें कॉपी करना असंभव होता है। इसी वजह से ये एबिलिटीज सिर्फ एक इंसान या उनके खानदान के पास एक्सक्लूसिव रहती हैं। लड़का सबको शांत करता है और कहता है, अगर मुझे ये सब नहीं पता होता तो मैं यहाँ आता ही नहीं। लेडी तुरंत अपने गुस्से में मैनेजर को शांत करती है और कहती है, थोड़ा सुन तो लो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। वो लड़के से पूछती है, क्या तुम सच में ये कर सकते हो जो तुम कह रहे हो? लड़का कॉन्फिडेंटली हाँ कहता है। हम ये भी जानते हैं कि उसकी यूनिक स्किल सैक्रिफाइस की एक पेनल्टी है, वो खुद को हील नहीं कर सकती जब तक कोई दूसरी हाई रैंक स्किल यूज ना हो, क्योंकि सैक्रिफाइस स्किल को काम करने के लिए भगवानों को बलिदान देना पड़ता है, इसलिए वो खुद को हील नहीं कर सकती। आखिरकार लेडी उसे इजाजत देती है। जैसे ही वो अपनी मैजिक ग्लो के साथ तैयार होती है, जे-हुन खुश हो जाता है और तुरंत उसकी एबिलिटी कॉपी कर लेता है। सिस्टम विंडो पॉपअप करता है, क्या आप इस स्किल सैक्रिफाइस को ब्लैंक कार्ड में रजिस्टर करना चाहते हैं? लड़का बिना झिझक यस कहता है। कॉपी पूरी होते ही वो स्किल को एक्टिवेट करता है और अपनी हथेली में एक डिवाइन ग्लो के साथ स्किल को समन करता है। ये देख दोनों हैरान रह जाते हैं। अब हीरो डिसाइड करता है कि पहले नेगोशिएशन करे, फिर उसे हील करेगा। तो आइए देखें इस स्किल के स्टैट्स क्या है। स्किल सैक्रिफाइस ये एक हीलिंग वेव क्रिएट करता है जो कई एलाइज को एक साथ हील करता है और उनके डिबफ्स हटाता है। 2, अगर इसे उन डेड मॉन्स्टर्स पर यूज करें तो ये जजमेंट ऑफ लाइट नाम की अटैक स्किल बन जाती है। 3, चूंकि ये स्किल एक ब्लैंक कार्ड से कॉपी हुई है, इसमें कोई भी पेनल्टी इनहेरिट नहीं हुई। लेडी पूछती है, तुम हमारे गिल्ड से क्या चाहते हो? बाहर से काम देखने के बावजूद अंदर से वो सोचती है, इस मिडिल स्कूलर को हैंडल करना तो मेरे लिए आसान ही होगा। मैं लोटस गिल्ड की रिप्रेजेंटेटिव हूँ। लड़का सीधा मुद्दे पर आता है, मुझे स्पॉन्सर करो। लेडी हंसते हुए पूछती है, सिर्फ स्पॉन्सर करने के लिए, ताकि तुम एक रेडर बन सको? लड़का तुरंत कहता है, हाँ यही मेरा सपना है। मुझे स्ट्रॉन्ग बनने के लिए आपके रिसोर्सेज, कनेक्शंस और सपोर्ट की जरूरत है। उसकी डिटर्मिनेशन और स्किल से इंप्रेस होकर लेडी उसे स्पॉन्सर करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन एक कंडीशन पर। हीरो ये सुनकर चौंक जाता है कि एक बीमार स्थिति में होने के बावजूद वो नेगोशिएशन में इतनी बोल्ड है। लेडी कहती है, मेरी बीमारी एक पर्सनल प्रॉब्लम है, इसका लोटस गिल्ड से कोई लेना देना नहीं है। तुम जो मांग रहे हो वो पूरे गिल्ड का सपोर्ट है और गिल्ड को तुम्हें सपोर्ट करने की कोई रीजन नहीं है। हीरो कहता है, तो फिर अपनी कंडीशन बता दो, अगर मुझे वो सही लगी तो मैं तुम्हारे साथ हाथ मिला लूंगा। उसके मन में कई डाउट्स चलते हैं कि शायद लेडी कुछ बड़ा सोच रही है, लेकिन लेडी उसे सरप्राइज कर देती है, तुम लोटस गिल्ड में शामिल हो जाओ। लड़का शॉकेड होकर पूछता है, क्या आप सीरियसली मुझे रिक्रूट करना चाहती हैं? लेडी फिर कामली कहती है, एक, तुमने मेरे बारे में वो इन्फॉर्मेशन निकाली जो सिर्फ कुछ लोगों को पता थी, इसका मतलब है तुम्हारे पास बहुत जबरदस्त इन्फॉर्मेशन गैदरिंग स्किल्स हैं। 2, तुमने मेरी सैक्रिफाइस स्किल को परफेक्टली कॉपी किया, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। अब मैं जानना चाहती हूँ, क्या दुनिया में और भी कोई ऐसा है जो ऐसा कर सकता है? लड़का थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है ये सब सुनकर, क्योंकि वो उसे ये नहीं बता सकता कि उसे उसकी बीमारी के बारे में सिर्फ इसलिए पता था क्योंकि वो टाइम में पीछे लौट चुका है, और वो जो स्किल्स कॉपी कर पा रहा है वो सिर्फ उसके चीट सिस्टम की वजह से है। तभी लेडी थोड़ा ज्यादा करीब आ जाती है और तीसरी वजह बताती है कि क्यों वो उसे अपनी गिल्ड में रिक्रूट करना चाहती है। तुम भले ही मिडिल स्कूलर हो, लेकिन जब तुम लोटस गिल्ड की रिप्रेजेंटेटिव के सामने खड़े थे तो जरा भी नहीं डरे। मुझे तुम्हारा ये जिगर पसंद आया। जे-हुन को याद आता है कि उसके पास्ट में लोटस गिल्ड उसकी मौत के कुछ समय बाद ही गिर गया था। अब जब वो दोबारा यहाँ है तो उसे लगता है कि इस गिल्ड को ज्वाइन करना उसकी ग्रोथ के लिए बेस्ट होगा, लेकिन वो सोचता है, मैं तो माइनर हूँ, फिर कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा? माइनर से कॉन्ट्रैक्ट करना तो इलीगल है। लेडी मुस्कुराकर उसे रिमाइंड कराती है राइट ऑफ प्रायोरिटी नेगोशिएशन के बारे में। हीरो को ये बात पता है, राइट ऑफ प्रायोरिटी नेगोशिएशन एक गिल्ड का अधिकार होता है जिससे वो किसी भी अंडर एज ट्रेनी को सपोर्ट कर सकते हैं, और जब वो अडल्ट बनता है तब उस गिल्ड को बाकी सभी गिल्ड से पहले उस लड़के से कॉन्ट्रैक्ट करने का हक होता है। जे-हुन सोचता है कि उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि वो इस तरह के किसी स्पेशल पर्क का यूज करेगा, खासकर तब जब पहले तो छोटी मोटी गिल्ड्स ने भी उसे रिजेक्ट कर दिया था। अब लगता है कि लेडी को हमारे हीरो में कुछ खास नजर आ गया है। लड़का उठता है और कहता है, मैं आपको अभी हील करता हूँ। लेडी की ऑफर तो सीधी सादी है, लेकिन लड़का पहले इलाज करना चाहता है, उसके बाद ही वो उसकी शर्तें मानेगा। वो जब उसके सिर के ऊपर खड़ा होता है तो मैनेजर ज्यादा खुश नहीं दिखता। हालांकि अब उसे लड़के की पावर्स पर कोई डाउट नहीं है, क्योंकि उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है।
फिर भी उसे डर लगता है कि कहीं ये लड़का कोई शैडी चीज या फॉरबिडन मैजिक तो यूज नहीं कर रहा, क्योंकि अब तक तो सबसे टॉप डॉक्टर्स भी उसे ठीक नहीं कर पाए थे। कुछ ही देर में लेडी को अंदर से मैजिक से भरी हीलिंग फील होती है। उसे लगता है जैसे अंदर कुछ बदल गया हो। मैनेजर पूरी तरह शॉक्ड और अमेज्ड हो जाता है। वो एक पल भी वेस्ट नहीं करता, सीधा लड़के के आगे झुक जाता है और पहले उस पर जो डाउट किया था उसके लिए पूरी रिस्पेक्ट के साथ माफी मांगता है। हीरो बस हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, कोई बात नहीं, बच्चा समझकर डाउट करना नॉर्मल था। लेकिन मैनेजर फिर भी बार बार माफी मांगता है, क्योंकि उसे अपने रूड बिहेवियर का गिल्ट है। जय हुन अब लेडी से कहता है, सब कुछ हो गया है, अब आप आराम से चल फिर सकती हैं। लेडी खड़ी होती है और खिड़की तक जाती है, अपनी मैजिक से पूरा कमरा रोशन कर देती है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। मैं पूरी तरह ठीक हो चुकी हूँ। इस चमत्कार को देखकर वो इमोशनली भर जाती है। वो लड़के का शुक्रिया अदा करती है और पूछती है, क्या तुम्हें मुझे हील करने की कोई पेनल्टी मिलेगी? लेकिन हमें तो पता है उसकी कॉपीड स्किल पर कोई पेनल्टी नहीं लगती। हमारा हीरो मुस्कुराकर कहता है, जब सही टाइम आएगा आप मुझे रिपे कर सकती हैं। लेडी भी खुशी खुशी हाँ कहती है। वो अपना कार्ड निकाल कर देती है और कहती है, मेरी ऑफर के बारे में सोचो, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हारे फेवर में सब कुछ हो। अगले दिन मैनेजर उसे लोटस गिल्ड के एक लो रैंक डंजन तक ले जाता है। जैसा कि आप सोच सकते हैं, हीरो वहां अपनी स्किल्स को लेवल अप करने गया है, क्योंकि उसका एम है मिल्स एकेडमी में टॉप बनना। गिल्ड ने उसके लिए सब कुछ रेडी रखा है, यहाँ तक कि उसे कुछ एक्स्ट्रा गियर भी दिया गया है, जो आमतौर पर गिल्ड मेंबर्स के लिए होता है। लेकिन मैनेजर उसे वार्न करता है, अकेले डंजन में जाना रिस्की हो सकता है। तुम सोलो क्यों जाना चाहते हो? जेहन सिंपली कहता है, मैं ग्राइंड करना चाहता हूँ अपनी स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए। मैनेजर उसे एक वॉर्प स्टोन देता है, अगर कोई डेंजर हो तो इसे तोड़ देना, तुम सीधा डंजन के बाहर टेलीपोर्ट हो जाओगे। ये तुम्हारी काइंडनेस के लिए एक छोटा सा शुक्रिया है। हीरो खुश होकर उसे ले लेता है और डंजन में एंटर करता है। जैसे ही वो अंदर कदम रखता है, वो कन्फर्म करता है, ये तो बस ई रैंक डंजन है, चिंता की बात नहीं है। लेकिन मैनेजर फिर भी कहता है, अगर कुछ भी गलत लगे तो तुरंत वार्प कर जाना। लड़का सिर हिलाकर हामी भरता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाता है, अचानक किसी के हाथ उसके मुंह को ढक लेते हैं। सिस्टम नोटिफाई करता है, यू हैव एंटर्ड एल्हाइम्स फील्ड ऑफ द डेड। सीन कट होता है और अब हम देखते हैं डायरेक्टर योंगन का ऑफिस। वहाँ लेडी गहरे विचारों में होती है हमारे हीरो को लेकर। वो सोचती है, चाहे वो कितना भी स्किल क्यों न हो, कोई नया लड़का अकेले ई रैंक डंजन क्लियर करे, ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। लेकिन उसका दिल कहता है, ये लड़का नॉर्मल नहीं है, उसने ये गेट रैंडमली पिक नहीं किया है। वो औरत हल्का मुस्कुराई और सोची कि देखती हूँ अब ये लड़का कहाँ तक जाता है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। डायरेक्टर से इजाजत लेकर एक औरत अंदर आती है। डायरेक्टर उस रिपोर्ट के बारे में पूछती है जिसके लिए उसने अपडेट मंगवाया था। वो औरत कुछ फाइल्स उसे देती है और बताती है कि ये हमारे हीरो की प्रोफाइल है। डायरेक्टर जैसे ही पन्ने पलटती है, वो हैरान रह जाती है। उसे पता चलता है कि हीरो मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहता है, जबकि उसकी मैजिक स्किल्स इतनी जबरदस्त है। कमरे में चुप्पी छा जाती है। रिपोर्ट लाने वाली औरत भी कंफ्यूज है कि कोई इतना टैलेंटेड इंसान ये कैसा डिसीजन ले सकता है। लेकिन वो डायरेक्टर को भरोसा दिलाती है कि रिपोर्ट एकदम सही है, जब तक कि कोई टेक्निकल गड़बड़ी ना हो। हम खुद देखते हैं कि लड़के की मैजिक एबिलिटी 97% है। थोड़ी देर बाद डायरेक्टर उसकी मैनेजर अपा को फोन करती है और कहती है कि जैसे ही लड़का डंगौन से बाहर आए तुरंत कॉल करे। वो खुद अपनी आंखों से उसकी ताकत देखना चाहती है। उधर हीरो एक अजीब सी जगह में गिरता है जिसे फील्ड ऑफ द डेड कहते हैं। जमीन पर पीठ के बल गिरता है और दर्द से करा उठता है। चारों तरफ देखता है तो पता चलता है कि वो कब्रिस्तान में है। खड़ा होने की कोशिश करता है लेकिन जोर से खांसता है। अभी वो कुछ समझ भी नहीं पाता कि एक अनडेड मरे हुए जैसा जीव उस पर तीर चला देता है। वो धीमे रिएक्ट करता है और उसके चेहरे पर कट लग जाता है। शायद उसमें पैरालिसिस पॉइजन हो, जिससे वो और चिढ़ जाता है। वो फटाफट खुद को सैक्रिफाइस स्किल से हील कर लेता है। तभी और जॉम्बीज निकल आते हैं और उसके चारों तरफ काले सोल्स हवा में उड़ते हुए हमला कर देते हैं। लेकिन इस बार जेहून एक तीर हाथ से पकड़ लेता है और मुट्ठी में तोड़ देता है। अब वो गुस्से में आ गया है। उधर किम यूजुन डायरेक्टर का ऑटोग्राफ देखती है और हमारे हीरो से नाराज है। उसे गुस्सा है कि लड़का उसे अकेला छोड़कर चला गया, जबकि उसे डायरेक्शंस की समझ नहीं है। वो सोचती है कि ये लड़का पहले तो भीड़ से बचता था, अब अचानक उसके साथ चलने को कैसे तैयार हो गया। पहले वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता था, लेकिन अब छोड़कर चला गया और अब वो मैजिक क्लास ले रहा है, जबकि उसका सपना तो मार्शल आर्ट्स था। उसे कुछ समझ नहीं आता क्योंकि वो जानती है कि हीरो बहुत सोच समझकर फैसले लेने वाला इंसान है। गुस्से में वो फिर से उसे टेक्स्ट करती है और ताना मारती है कि उसे अकेला क्यों छोड़ा। डंगौन में जेहून की हालत खराब हो जाती है जब वो सामने से आते भूतों को देखता है। और भी बुरा ये कि वो भूत बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। वो अपनी एक आइटम निकालता है, एक स्टाफ जो लोट्स गिल्ड के ब्लैकस्मिथ ने बनाया था। अब हमें पता चलता है कि ये डंगौन हेलहाइम है, मरे हुए लोगों की दुनिया, जिसे लोकी की बेटी हेल चलाती है। ये नॉर्स माइथोलॉजी की 9 दुनियाओं में से एक है। मिडगार्ड और असगार्ड को छोड़कर बाकी है कोहरा और बर्फ की दुनिया, आग की दुनिया, जायंट्स की दुनिया, एल्व्स की दुनिया,
डार्क एल्व्स की दुनिया, देवताओं की दुनिया, इनमें से कोहरे और बर्फ की दुनिया के सबसे ठंडे भाग में स्थित है हेलमर। इसी जगह में हमारा हीरो अभी फंसा है। ये जगह नए लोगों के लिए बुरा सपना है, लेकिन हमारे हीरो को अपनी स्किल्स आजमाने का जोश है। वो गॉडेस नोरा की सैक्रिफाइस स्किल यूज करता है। जैसे ही वो इसे मरे हुए मॉन्स्टर्स पर यूज करता है, एक जबरदस्त एरिया अटैक बनता है। जजमेंट ऑफ लाइट। मॉन्स्टर उस पर कूदता है, लेकिन हीरो उसे वॉन्ड से मारता है और पीछे धकेल देता है। अब वो ब्लिट्स फायर यूज करता है और मॉन्स्टर को जलाकर भस्म कर देता है। उसे 70 एक्सपी मिलते हैं। वो और भी मॉन्स्टर्स मारता है और हर बार उसकी स्माइल बड़ी होती जाती है। एक्सपी लूटते हुए वो एक और अनडेड को सिर पे वॉन्ड से मारता है, लेकिन उसका वॉन्ड टूट जाता है। अब वो समझता है कि वो जादूगर की तरह नहीं लड़ रहा था और अपनी बेवकूफी से अपना हथियार तोड़ बैठा है। सीरियस होकर वो फिर सैक्रिफाइस स्किल एक्टिवेट करता है। होली जजमेंट ऑफ लाइट गिरती है और सारे मॉन्स्टर्स जलकर राख हो जाते हैं। उसे बहुत सारा एक्सपीरियंस मिलता है। हवा में धुआं छाता है। वो खुद को हील करता है और खुश होता है कि जिंदा बच गया। अब उसे सबक मिल गया है, अपने आप को ओवर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। इस बार डिवाइन जजमेंट ने बचा लिया। अगली बार इतना लक शायद न मिले। वैसे भी वो तय करता है कि अब यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन जल्दी ही उसे एहसास होता है कि उसे बाहर जाने का रास्ता ही नहीं पता। वो थक कर सांस छोड़ता है और सोचता है कि वॉट स्टोन यूज कर ले, लेकिन उससे पहले ही उसके पीछे से एक डरावनी मैजिक एनर्जी की फीलिंग आने लगती है। वो पीछे देखता है, लेकिन वहां कुछ भी नहीं होता। अचानक उसे कोई चीज पास आती हुई महसूस होती है और अगले ही पल उसे लगता है कि कोई उसका गला घोंट रहा है। वो अपनी टूटी हुई वैंड को उठाता है और सीधे अपनी जांघ में घोंप देता है। उसे खुद भी समझ नहीं आता कि वो खुद को क्यों तकलीफ दे रहा है, पर इतना तो पक्का है कि वो एक भी आवाज नहीं निकालना चाहता ताकि कोई और खतरा न आ जाए। उसे ये नहीं पता कि उसके पीछे एक भयानक राक्षस छुपा हुआ है। ठीक तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है। दंगॉन बॉस नाइटशेड सामने आ गया है। हीरो और उस बॉस के बीच का लेवल डिफरेंस दिन और रात जैसा है। सिस्टम जोर जोर से चिल्ला रहा है, जितना जल्दी हो सके यहाँ से भागो। वो टेलीपोर्टेशन स्टोन के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन उससे पहले ही मॉन्स्टर पीछे से छलांग लगाता है और स्टोन उसके हाथ से छूट जाता है। हीरो दीवार से टकराता है और खून की उल्टी करता है। उसका एचपी तेजी से गिर जाता है। सिस्टम कहता है जल्दी हीलिंग आइटम यूज करो, लेकिन उसके पास टाइम ही नहीं है क्योंकि मॉन्स्टर सामने खड़ा है और फिर से अटैक कर देता है। जैसे ही हीरो बुरा होने का इंतजार करता है, मॉन्स्टर अचानक जम जाता है। हीरो हैरान रह जाता है, ये क्या हो गया। तभी एक औरत की आवाज गूंजती है गुफा में। वो औरत लगती है जैसे कोई देवी हो। वो मॉन्स्टर को आदेश देती है, इसे नुकसान मत पहुंचाओ। वो बताती है कि उसी ने ही हीरो को यहाँ बुलाया है, एक खास मेहमान की तरह। वो आधी डेमन और आधी एंजल एल्फ है। वो हीरो से कहती है तो ये तू है वह बच्चा जो शत्रुओं का भाग्य लेकर चलता है। वह उसके चेहरे को छूती है और कहती है, लेकिन क्या तू केवल एक बच्चा नहीं है, तेरा शरीर भी सामान्य है, तेरा जादू ठीक है, लेकिन इतना नहीं कि तू एसिड के खिलाफ जा सके। हीरो कंफ्यूज है, ये कौन है, मैं क्या हूँ। औरत कहती है कि उसे लगा था कि ये लड़का आसानी से इस मॉन्स्टर को हरा देगा, लेकिन शायद वो गलत थी। वो सोचती है लोकी ने इसी को चुना। क्यों। हीरो की हालत खराब है, खून बह रहा है, वो बेहोश होने के कगार पर है, पर उसे पता है मुझे यहाँ मरना नहीं है, मुझे सेकेंड चांस मिला है, मुझे चीजें सही करनी है। वो औरत उसकी आंखों में देखती है, तू तैयार नहीं है अभी, तू कमजोर है, अगर तू जल्दी स्ट्रांग नहीं बना तो मैं तुझे खुद मार दूंगी। लेकिन फिर भी उसकी आंखों में जो हिम्मत है, उसे देखकर वो एक और मौका देती है। वो कहती है अगर तू नाइटशेड को हरा देगा तो तुझे इनाम मिलेगा, लेकिन जल्दी करना होगा। फिर सिस्टम एक्टिवेट होता है। मेन क्वेस्ट हेल्स ट्रायल्स टास्क 2 महीने में नाइटशेड को हराओ। अब पता चलता है कि ये औरत कोई और नहीं बल्कि गॉडेस हेल है, लोकी की बेटी, जो हेलहेम की रूलर है, नॉर्स माइथोलॉजी की 9 वर्ड्स में से एक। अगर वो इस मिशन में सफल हुआ तो गॉडेस हेल खुद उसे अपना गिफ्ट देगी, लेकिन अगर वो फेल हुआ तो सीधा डेथ पेनल्टी। अगले ही पल काली परछाइयां उसे खींच ले जाती हैं और सब कुछ अंधेरा हो जाता है। सीन चेंज होता है। हम फिर से उस सुनहरे बालों वाली देवी को देखते हैं जो टाइम रेगुलेशन के दौरान भी दिखी थी। वो अभी भी कुछ कह रही है हीरो से, एक अजीब सी भाषा में। अचानक हीरो की आंख खुलती है। अब वो असली दुनिया में वापस है। वो उठता है और देखता है कि उसके सारे जख्म भर चुके हैं। वो अपने स्टैट्स चेक करता है। वो क्वेस्ट अभी भी एक्टिव है, मतलब जो कुछ भी हुआ वो सच था। वो औरत सच में हेल थी, हेलहाइमर की देवी। हीरो अभी भी कंफ्यूज है, ये एडवर्सरी वाला चक्कर क्या है, मैं पीछे क्यों गया, ये नॉरियर सिस्टम क्या है। पर एक बात पक्की है, मुझे जल्दी लेवल अप करना होगा। अगर गॉडेस हेल की बात सच्ची है तो रुकना मतलब मौत। वो खुद से हंसकर कहता है चलो कम से कम कुछ धमाकेदार टास्क तो मिले हैं, लेकिन रास्ता लंबा है। उसे नहीं पता कि मेज की तरह कैसे लड़ते हैं, न ही उसके पास बेसिक स्पेल्स है। वो अपना फोन निकालता है, डायरेक्टर का कॉल है। वो कहता है ठीक है कल आता हूँ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने। अगले दिन हमारा हीरो लोटस फ्लावर गिल्ड में कदम रखता है। मैनेजर उसे अंदर ले जाता है और रास्ते में ही उसे समझ आ जाता है कि उसे इतना स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा है। उसकी मेज एप्टीट्यूड यानी जादू सीखने की क्षमता 97% है। जब वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचता है तो उसकी आंखें चमक उठती हैं। वहां खड़ी होती हैं लेडी डायरेक्टर
जो लंबी बालों और आत्मविश्वास से भरी एक शानदार मौजूदगी के साथ दिखती हैं। दोनों गर्मजोशी से एक दूसरे का स्वागत करते हैं। डायरेक्टर तुरंत कॉन्ट्रैक्ट के साथ मिलने वाले फायदों के बारे में बताती हैं और हीरो ये सुनकर बहुत खुश होता है। और हो भी क्यों न रहने के खर्च के लिए स्टाइपेंड के अलावा गिल्ड उसे अनलिमिटेड बी रैंक आइटम्स मुफ्त में देगी और अगर वो टूट जाए तो भी रिप्लेस हो जाएंगी। साथ ही रेज में उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से उसे मोटा मुनाफा भी मिलेगा। ये डील आमतौर पर सिर्फ ए रैंक खिलाड़ियों को ही मिलती है। साइन करने से पहले हीरो एक कंडीशन बताता है। डायरेक्टर उसे मुस्कुराकर कहती हैं, बिल्कुल खुलकर बोलो। हीरो बताता है कि उसे मार्शल आर्ट्स से मैजिक में आए अभी सिर्फ 1 महीना हुआ है, इसलिए उसे एक्सपीरियंस नहीं है। इसलिए वो चाहता है कि डायरेक्टर खुद उसे ट्रेन करे। लड़का पूछता है कि क्या डायरेक्टर उसकी शर्त मानती है ताकि वो प्रायोरिटी नेगोशिएशन कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सके। डायरेक्टर उसकी बात पर हंसती हैं और शर्त मान लेती हैं। वो कहती हैं कि उन्हें पहले से ही उसके पोटेंशियल पर भरोसा है और अब वो देखना चाहती हैं कि वो क्या कर सकता है। डायरेक्टर उससे कहती हैं कि अगर वो कंफर्टेबल है तो अपना टैलेंट दिखाए। हमारा हीरो पहले से इस मोमेंट के लिए रेडी था। आखिरकार यही तो वजह थी कि गिल्ड उसे चाहती है। हीरो पूछता है कि क्या करना होगा। डायरेक्टर अपनी उंगलियां चटकाती हैं और नीली एनर्जी से एक मैना क्यूब बनता है और वो कहती हैं, इसे झेलो। हीरो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। डायरेक्टर बताती हैं कि एक टैलेंटेड व्यक्ति को कम से कम इतना तो झेलना ही चाहिए अगर वो प्रायोरिटी नेगोशिएशन कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है। माना क्यूब एक ऐसा टेस्ट है जो बी रैंक और ऊपर के मैजेस को माना सेंसिटिविटी चेक करने के लिए दिया जाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि सिर्फ 7% जागे हुए माजेस ही इसे सहन कर पाते हैं। लड़का पूछता है, क्या आप मुझे डराने की कोशिश कर रही हैं? डायरेक्टर कहती हैं, नहीं, और अगर तुम फेल भी हो गए तो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा। कोई और रास्ता न देखकर हीरो हिम्मत करता है और आगे बढ़ता है। डायरेक्टर मैनेजर को क्यूब एक्टिवेट करने को कहती है। मैनेजर को थोड़ी चिंता होती है क्योंकि कई मौजूदा मेज रेडर्स भी ये क्यूब झेल नहीं पाते। डायरेक्टर फिर भी विश्वास के साथ कहती हैं, ये लड़का आम नहीं है। मना क्यूब एक्टिवेट हो जाता है और हीरो कुछ देर झिझकता है लेकिन फिर हिम्मत करके अंदर चला जाता है। मैनेजर अभी भी नर्वस है लेकिन डायरेक्टर मुस्कुराते हुए कहती हैं, मुझे भरोसा है ये लड़का कर जाएगा। अंदर जाकर हीरो को ऐसा लगता है कि वो माना के समुद्र में तैर रहा है, लेकिन सरप्राइजिंगली वो नॉर्मल तरीके से सांस ले पा रहा है, जिससे उसकी वो चिंता दूर हो जाती है कि ज्यादा माना से वो बीमार पड़ जाएगा। अब उसे बाहर निकलने का रास्ता खोजना है और उसे याद आता है कि बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, उस दरवाजे को खोजना जो बाहर की दुनिया से जुड़ा है। तभी उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। एक क्रिस्टल दिखता है जो बहुत सारी जादुई ऊर्जा से भरा है, मानो पूरे समुद्र की शक्ति उसमें बंद हो। बाहर मैनेजर टाइम चेक करता है और कहता है, अब तक कोई भी इससे 40 मिनट से पहले बाहर नहीं निकला और फास्टेस्ट रिकॉर्ड 36 मिनट का है। डायरेक्टर कहती हैं, या तो ये लड़का मरेगा या वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा। अंदर हीरो क्रिस्टल के पास पहुंचता है और सोचता है, शायद यही मेरा रास्ता है बाहर निकलने का। वो क्रिस्टल को कसकर पकड़ता है और उसे चकनाचूर कर देता है। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, यू हैव अक्वायर्ड पैसिव स्किल क्रिस्टल ऑफ माना ऑपरेशन। माना क्यूब तुरंत कोलैप्स हो जाता है। सभी हैरान रह जाते हैं। ये टेस्ट जो एस रैंक खिलाड़ी को भी 1 घंटा लेता है, हमारा हीरो सिर्फ 10 मिनट में पूरा कर देता है और यूरोपियन यूनियन की कमिला का 36 मिनट वाला रिकॉर्ड तोड़ देता है जो गिनेस में दर्ज था। मैनेजर आगे आकर हीरो के हाथ पकड़ लेता है और तारीफ करता है। डायरेक्टर भी आती हैं लेकिन वो हैरान है कि हीरो ने इतनी जल्दी क्यूब कैसे तोड़ दिया। हीरो बताता है, अंदर मुझे एक क्रिस्टल मिला, मैंने उसे तोड़ा। डायरेक्टर दंग रह जाती हैं क्योंकि माना क्यूब का क्रिस्टल पूरी क्यूब की शक्ति को कैद करता है और इसे खोजना या तोड़ना लगभग नामुमकिन है। लेकिन ये लड़का न सिर्फ उसे खोजता है बल्कि उसे तोड़ भी देता है। इसका मतलब ये है कि उसकी माना कैपेसिटी पूरी क्यूब से भी ज्यादा है। वो एकदम से खुशी में झूम उठती है और तुरंत कसम खा लेती है कि वो उसे दुनिया का सबसे बड़ा मैच बनाकर ही रहेगी। सीन कट होता है और हम वापस आते हैं लेडी के म्यूजियम के पास, जो साफ तौर पर गुस्से में है कि जून अब तक नहीं आया। हमारे हीरो की माँ उसके पास खड़ी होती है और कंफर्म करती है कि हाँ वो लेट है और फोन भी नहीं उठा रहा। तभी एक चमचमाती रोल्स रॉयस आकर रुकती है और दोनों औरतें चौंक जाती हैं। वो हैरान रह जाती हैं जब देखती हैं कि हमारा हीरो उस महंगी कार से उतर रहा है। इतनी महंगी गाड़ी ये अफोर्ड कैसे कर सकता है? जे ह्यून दोनों औरतों को देखकर खुशी खुशी हाथ हिलाता है। उसकी माँ थोड़ी परेशान होती है, डरती है कि कहीं उसका बेटा किसी गलत काम में तो नहीं पड़ गया। लेडी किम बहुत गुस्से में होती है कि वो इतना रिलैक्स कैसे घूम रहा है। जब सब रूम में बैठ जाते हैं तो लड़की तुरंत सवाल पर उतर आती है, तूने मैजिक क्लास क्यों ज्वाइन कर ली? हमारा हीरो आराम से जवाब देता है, मार्शल आर्ट्स अब मेरे काम की नहीं थी, इसलिए मैंने मैजिक ट्रैक के लिए सारे फॉर्म भर दिए हैं। वो और डिटेल्स पूछती है लेकिन वो सवाल पलट देता है, तो यहाँ क्यों आई है? तेरे पेरेंट्स तो काम पर गए होंगे ना? वो हाँ में सिर हिलाती है और बताती है कि उसके मम्मी पापा एक मॉन्स्टर प्रोसेसिंग प्लांट में काम करते हैं जहां से वो क्रीचर्स को बाहर भेजते हैं, इसलिए वो बहुत ट्रैवल करते हैं। जब भी वो अकेली होती है तो हमारे हीरो के घर रुक जाती है क्योंकि उसकी माँ उसके पेरेंट्स की पुरानी दोस्त है। फिर हीरो उससे कहता है,
अब जब मैं मैजिक क्लास में हूँ तो तुम मुझे मैजिक की थ्योरी पढ़ा दे। लड़की कहती है, बदले में मुझे क्या मिलेगा? लड़का पूछता है, क्या चाहिए तुझे? वो थोड़ी देर सोचती है और कहती है, ठीक है, तू मेरा एक विश पूरा करेगा। हीरो मान जाता है लेकिन शर्त रखता है, तेरा विश सिर्फ 1 साल तक वैलिड रहेगा, उसके बाद एक्सपायर। लड़की थोड़ी नाराज होकर हाँ कर देती है। हीरो मजाक में पूछता है, तुम कैसी विश मांगने वाली हो जो इतना सीरियस मुंह बना रखा है? मुझे नहीं लगा था कि तुम इससे भी ज्यादा बेकार दिख सकती हो। वो गुस्से में बोलती है, चुप कर, बकवास बंद कर। वो इतना गुस्से में हो जाती है कि जब वो तकिया पकड़ के बैठी थी तो ऐसा लग रहा था जैसे अपने ही चेस्ट को जोर से दबा रही हो। क्या तुम्हें भी ऐसा लगा या बस मुझे ही ऐसा लगा? नीचे कमेंट में बताना। तभी उनकी माँ डिनर के लिए बुलाती है, लेकिन दोनों मस्ती में इतने उलझे होते हैं कि सुनते ही नहीं। दोनों की केमिस्ट्री देखकर लगता है कि ये लड़की मस्ती मस्ती से विश में शादी मांग ही लेगी। दूसरी तरफ एक जंगल में कुछ हिंसक रेवन उड़ते दिखते हैं और एक आदमी जो पूरी तरह काले कपड़ों में है तलवार से उन मॉन्स्टर्स को चुटकी में खत्म कर देता है। फाइनली हम मिलते हैं हमारे हीरो के पिता मिन्योंगो ओ से, जिन्हें एक आर्मर्ड आदमी डंगन क्लियर करने के लिए बहुत तारीफ करता है। वो आदमी मिन्योंग को अपने गिल्ड में इनवाइट करता है, लेकिन हमारे हीरो के पापा मना कर देते हैं। मुझे अकेले काम करना पसंद है। आर्मर्ड आदमी बहुत रिक्वेस्ट करता है, यहाँ तक कि स्कारलेट गिल्ड की इज्जत देने की बात भी करता है, लेकिन ब्लैक सूट वाला बस मुस्कुराकर उसे जिद्दी कहता है। तभी वो अजीब सी चेनें समन करता है और इंसानों के लालच पर लेक्चर देने लगता है। इंसान बहुत लालची है और फिर वो हवा में गायब हो जाता है, छोड़ जाता है उस आदमी को एकदम कंफ्यूज। इसके बाद हम वापस आते हैं डायरेक्टर के पास, जो जेह्यून की पहली मैजिक क्लास ले रही होती है। वो सीधा स्पेरिंग से शुरू करती है और कहती है, मुझ पे अटैक कर। लड़का हिचकिचाता है लेकिन फिर तय करता है कि करना ही पड़ेगा। वो सांस लेता है और मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग याद करते हुए परफेक्ट स्टांस लेता है। वो पंच मारता है एकदम फोकस के साथ। पंच का इम्पैक्ट इतना जबरदस्त होता है कि सब कुछ धूल में छुप जाता है। जब धूल हटती है तो दिखता है कि लेडी ने उसका पंच आराम से पकड़ लिया था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हीरो एकदम डर जाता है, लेडी मुस्कुराती है और लड़का तुरंत पीछे हट जाता है। उसे अब समझ आता है कि उसने उसे अंडर एस्टिमेट कर दिया था, सिर्फ इसलिए कि वो हीलर। अब उसे पक्का लगने लगता है कि ये लेडी एस रैंक रेडर की ताकत रखती है। उसके बाद लेडी उसके मूव्स का एनालिसिस करती है और बताती है कि उसमें अब भी मार्शल आर्टिस्ट की आदतें दिख रही हैं, जैसे उसका स्टांस और पंचिंग स्टाइल। वो बताती है कि आमतौर पर मैच डायरेक्टर पर ऐसे धावा नहीं बोलते। फिर वो उससे पूछती है, तुझे पता है मार्शल आर्ट्स और मैजिक में क्या फर्क होता है? लड़का जवाब देता है, मार्शल आर्ट्स में तो पास जाकर तलवार वगैरह से फाइट होती है, लेकिन मैजिक में दूर से अटैक करते हैं। वो हाँ में सिर हिलाती है और कहती है, बिल्कुल सही, मैजिक क्लासेस का मकसद दूर से दुश्मन को कमजोर करना होता है और मार्शल आर्ट्स वाले सामने जाकर फिनिश करते हैं। फिर वो कहती है, अब तैयार हो जा, मैं तुझ पे अटैक करूंगी ताकि तुझे असली मैच कॉम्बैट का एहसास हो। घबराना मत, अगर कुछ हुआ तो मैं तुझे हील कर दूंगी। लड़का थोड़ा नर्वस होता है लेकिन रेडी है। लेडी अपनी उंगली पर एनर्जी इकट्ठा करती है और एक जबरदस्त लेजर बीम चला देती है। लड़का फुर्ती से रोल करके बच जाता है। लेडी कहती है, अब तेरी बारी है। लड़का अपने विथ चेन पावर को एक्टिवेट करता है और बिजली के तीर उस पर छोड़ता है। एक बड़ा धमाका होता है जब चेन अपना निशाना साध लेती है, लेकिन लेडी को एक खरोंच भी नहीं आती। वो चौंक जाती है कि लड़के के पास ए रैंक स्किल है, लेकिन याद दिलाती है कि स्किल तभी काम आता है जब निशाना सही लगे। फिर वो एक तीर सीधा उसके चेहरे पर छोड़ती है। लड़का डर जाता है और सीधा तीर खा लेता है। हालांकि वो पूरी तरह घायल हो जाता है, फिर भी खड़ा रहता है। लेडी उसकी हिम्मत देखकर इम्प्रेस हो जाती है। अब की बार वो पूरा जोर लगाकर नीले बिजली के गोले उस पर फेंकती है। इस बार लड़का तुरंत अपनी एब्सोल्यूट कैलकुलेटर स्किल यूज करता है और मैजिक गायब हो जाता है। लेडी दंग रह जाती है, ये अटैक रिवर्स कैसे किया इसने इतनी जल्दी? वो फिर पूछती है, और क्या क्या सरप्राइज छुपा रखे हैं? लड़का बस हंसते हुए कहता है, खुद ही पता कर लो। इतना कहते ही उसके सामने की जमीन से एनर्जी फूटने लगती है। लेडी सीधा हिट खा जाती है लेकिन हाथ से डिफ्लेक्ट कर लेती है। हालांकि उसका हाथ कांपने लगता है। वो समझ नहीं पाती कि लड़के ने इतना पावरफुल अटैक इतनी जल्दी कैसे कास्ट किया। लड़का अब और तीर चलाता है, लेकिन लेडी जल्दी से शील्ड बना लेती है। वो सोच में पड़ जाती है, ये बिना कोई मंत्र बोले कैसे मैजिक कास्ट कर रहा है? नॉर्मली मैच को मैजिक कास्ट करना में टाइम लगता है। अनुभवी मैच छोटे स्पेल्स बिना बोले कर सकते हैं, लेकिन इसके अटैक तो पूरे पावरफुल हैं। फिर भी ये कुछ बोले बिना कास्ट कर रहा है। दूसरी तरफ लड़का लगभग थक चुका है, उसकी मना खत्म हो रही है और वो अटैक नहीं कर पा रहा। वो बस कहता है, तू तो मॉन्स्टर है यार। लेडी उसके पास मुस्कुराते हुए आती है और कहती है, तो बड़ा दिलचस्प लड़का है, बहुत पोटेंशियल है, लेकिन अभी भी कच्चा है। फिर अचानक वो उसे पकड़कर जमीन पर गिरा देती है। लड़का समझ भी नहीं पाता कि हुआ क्या। वो कहती है, ये सब मेरे सालों के एक्सपीरियंस का कमाल है। फिर वो सोचती है कि लड़के के पास नजदीक की फाइटिंग और स्पेल्स दोनों की स्किल है। उसे रिवर्स कैलकुलेशन ट्रिक से स्पेल को तोड़ने की समझ भी है।
वो सोचती है ये लड़का तो अपनी खुद की फाइटिंग स्टाइल बना सकता है। फिर वो कहती है अब से मैं तुझे ट्रेन करूंगी, तो मेरा स्टूडेंट होगा। और ऐसा लगता है कि लड़का पहला है जिसे ये वीआईपी ट्रीटमेंट मिला है। अगले सीन में लड़का अकेले बैठा है, खोया खोया सा। उसकी फ्रेंड उसे ख्यालों से बाहर निकालती है। थोड़ा नाराज मूड में लड़का चिढ़कर कहता है हाँ सुन रहा हूँ। तब पता चलता है कि वो लड़की तब से आइसक्रीम खा रही है जब से आई है जो हीरो ने उसे फीस में दी थी। वो पूछता है अभी भी भूख नहीं मिटी? वो कहती है मैं तो पूरा दिन आइसक्रीम खा सकती हूँ। चल अब ध्यान दे मैजिक पढ़ाई में। जैसे जैसे वो उसे पढ़ा रही होती है सिस्टम विंडो दिखाता है कि उसकी मैजिक नॉलेज बढ़ गई है और उसकी मैजिक एफिशिएंसी 5% बढ़ गई है। लड़का अब इन सिस्टम नोटिफिकेशन से तंग आ गया है। हर बार कुछ सीखता है एक नया पॉपअप आ जाता है। उसे लगने लगा है कि ये सिस्टम उसे जबरदस्ती ग्रो करने पर मजबूर कर रहा है। यहाँ तक कि लेडी किम भी हैरान है कि वो इतनी जल्दी सब कुछ कैसे सीख रहा है। वो 2 दिन में उतना सीख गया जितना लोग 2 महीने में सीखते हैं। लेकिन लड़का कहता है इसमें क्या बड़ी बात है, तू खुद तो बस देखकर फॉर्म याद कर लेती है। वो लड़की और चिढ़ जाती है और कहती है मुझे टीचर बोला। उसकी जलन इस बात से है कि वो मैजिक की दुनिया में उससे कहीं पहले से है। फिर भी ये लड़का उसे जल्द ही पीछे छोड़ देगा। लड़का थक कर बोलता है ठीक है टीचर, पर सच ये है कि मैं नेचुरली टैलेंटेड हूँ इसलिए जल्दी सीख रहा हूँ। लेकिन सच्चाई ये है कि वो अपनी जान बचाने के लिए जी जान से मेहनत कर रहा है, गॉडेस हेल से बचने के लिए। तभी लेडी उसे याद दिलाती है जब तूने कहा था कि तू मार्शल आर्ट्स में जा रहा है। वो सच में बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और अब उसे डांटने लगती है कि उस वक्त उसने ऐसा फैसला कैसे लिया, मैजिक जैसी चीज को छोड़ने का जो उसके लिए परफेक्ट थी। उसी दौरान जेह्यून को एक आदमी का चेहरा दिखता है जो उसकी पिछली जिंदगी की घटनाओं से जुड़ा हुआ लगता है। यो जंग उसे उसके ख्यालों से बाहर निकालती है और पूछती है क्या तुम प्रैक्टिकल एग्जाम की तैयारी खुद से कर रहे हो? वो हाँ में जवाब देता है और बताता है कि एक अलग टीचर उसकी मदद कर रहा है। जेह्यून सोच में पड़ जाता है कि जो विजन उसने अभी देखा वो सच था या बस उसकी कल्पना। लेकिन उसे याद आता है कि हेल ने उसे नाइटशेड को हराने के लिए सिर्फ 2 महीने दिए हैं, इसलिए वो ध्यान भटकाने से बचता है। फिर वो अपने दूसरे प्लान्स पर सोचता है, जैसे वो जो पिल बना रहा है वो पूरी दुनिया के रेडर्स की मदद कर सके और उसकी खुद की लिमिट्स को भी पार करने में हेल्प करे। इस बीच लोटस डेल के ट्रेनिंग सेंटर में मैनेजर पार्क सुनजे कुछ रेडर्स की ट्रेनिंग देख रहे होते हैं और उनकी गलतियां ठीक कर रहे होते हैं। वो जैसे ही गिल्ड मास्टर सियांगान को देखते हैं मजाक में कहते हैं ये ट्रेनीज तो ठीक ठाक है, औसत रैंक भी पिछले साल से बढ़ गई है। लेकिन उन्हें हैरानी होती है जब वो देखते हैं कि सियांगान तो उनकी बात ही नहीं सुन रही। जब सियांगान को एहसास होता है वो माफी मांगती है। मैनेजर हंसते हुए पूछते हैं क्या तुम जेह्यून के बारे में सोच रही थी? सियांगान मान जाती है। तभी मैनेजर याद करते हैं कि बहुत सारे रेडर्स ने वो चीज सीखने की कोशिश की थी जो सियांगान अब जेह्यून को सिखाना चाहती है, लेकिन सब फेल हो गए। सियांगान उन्हें याद दिलाती है कि उन्होंने भी जेह्यून की खासियत देखी है। वो बिना कोई बेकार मूवमेंट के लड़ रहा था जैसे कोई एक्सपर्ट हो। अब गिल्ड मास्टर को पूरा यकीन है कि अगर कोई अगला एस रैंक मैजिशियन बनने वाला है तो वो जेह्यून ही होगा। अब तक वो देश की इकलौती एस रैंक मैजिशियन है, लेकिन क्योंकि वो एक हीलर है इसलिए उसकी बैटल में उतनी इफेक्टिवनेस नहीं है। लेकिन अगर जेह्यून अब चमकता हुआ सामने आ गया तो पूरी मैजिक दुनिया हिल जाएगी। कुछ समय बाद हमारा MC एक माना एनहांसमेंट पिल पर काम कर रहा होता है। नाम से ही साफ है कि ये एक ऐसा पिल है जो जिस किसी भी अवेकेंड इंसान को दिया जाए उसका माना परमानेंटली बढ़ा देता है और हर मैजिशियन ऐसे पिल का सपना देखता है। लेकिन पिल बनाते समय मिक्सचर बार बार फेल हो रहा होता है। गुस्से में वो चम्मच फेंक देता है। अब तक वो 3 सेट इंग्रेडिएंट्स खराब कर चुका है और अगर यही चलता रहा तो उसका सारा पैसा खत्म हो जाएगा। नवंबर 2020 के इस समय में किसी को नहीं पता कि इस पिल को कैसे बनाते हैं, क्योंकि ये पिल अभी 5 साल बाद ही इन्वेंट होगी। पिछले टाइमलाइन में लौटने से पहले एक वर्ल्ड क्लास अल्केमिस्ट ने इसकी रेसिपी शेयर की थी और उम्मीद जताई थी कि यह पिल दुनिया भर के रेडर्स के काम आएगी। नेक्सी को लगने लगता है कि ऐसे ट्राई करते रहने से कुछ नहीं होगा। फिर उसे एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि ली जांग को ढूंढा जाए, वही इंसान जो इस पिल को 5 साल बाद इन्वेंट करेगा। भले ही पिल बनानी ना आ पाए पर ली जांग से कनेक्शन बनाना कोई नुकसान की बात नहीं है। अभी के टाइम में ली जांग मिल्स एकेडमी का एक सीनियर है। जेह्यून को अब मिल्स एकेडमी जाना होगा उसे ढूंढने। उधर जब वो बाहर होता है यूजंग उसके घर आती है और दरवाजा खोलते ही देखती है एक ऐसा बर्तन जिसमें कुछ डार्क पावर भरी लग रही है और एक बेहद गंदा सिंक। उसे डर लगता है कि कहीं कुछ बुरा तो नहीं हुआ। वो सोचती है पुलिस को कॉल करूं क्या? फ्राइंग पैन को हथियार बनाकर वो पूरे घर में घूमती है जैसे किसी हॉरर फिल्म का सीन हो। अब थोड़ी फ्लैशबैक में जब एक द्रासिल प्रकट हुआ था और मॉन्स्टर्स निकलने लगे थे, कुछ लोग बहुत जल्दी फेमस हो गए। उन्हीं में से एक था लाइजान, जिसे लोग क्विक ब्लेड भी कहते थे। जब पहला अवेकेंड गायब हो गया था
तो लाईजान उसकी जगह लेने सामने आया और कोरिया का पहला एस रैंक रेडर बना। और जे ह्यून जिसे मिलने जा रहा है, जयजांग, वही लाईजान का सबसे छोटा बेटा है। जे ह्यून ट्रांसपोर्टेशन बिल्डिंग पहुंचता है। वहां अटेंडेंट उससे पूछता है कि कहां जाना है। वो कहता है दी डैगू ले चलो। यह वो जगह है जो अब मॉन्स्टर आउटब्रेक की वजह से वीरान पड़ी है, जहां चारों तरफ से मॉन्स्टर्स आते थे और जिंदगी खतरे में रहती थी। थोड़ी देर बाद हमारा हीरो मिल्स एकेडमी के पास पहुंचता है और थोड़ा पैदल चलकर मेन गेट तक आता है। अंदर जाने के बाद वो सोचता है कि जयजांग कहां मिलेगा। हालांकि वो कॉम्बैट डिपार्टमेंट में है, लेकिन फाइटिंग में इतना इंटरेस्ट नहीं रखता। इसलिए जेह्यून सोचता है शायद वो क्लासरूम्स के आसपास ही मिलेगा। जैसे ही वो आगे चलता है, उसे भीड़ दिखती है। वो देखना चाहता है कि सब क्या देख रहे हैं, तो जबरदस्ती रास्ता बनाकर आगे बढ़ता है। जैसे ही वो भीड़ में से गुजरता है, जेसांग उस पर टकरा जाता है, जो किसी के अटैक से पीछे फेंका गया होता है। हमारा लड़का जेह्यून उसे उठाने में मदद करता है। जेसांग माफी मांगता है कि वो उस पर गिर गया, लेकिन जेह्यून कुछ नहीं कहता, बस उस लड़के को घूरता है जो जेसांग की पिटाई कर रहा है। वो बदमाश बुली पूछता है तू है कौन, और ये भी कि क्या तेरा जेसांग से कोई मतलब है। फिर उसे हकलाने वाला बोलकर चिढ़ाता है। बिना जेह्यून कुछ बोले वो बुली उसके कंधे पर हाथ रखता है और पूछता है क्या तू इस हकलाने वाले का भाई है? वैसे तुम दोनों तो जरा भी एक जैसे नहीं लगते। लेकिन जेह्यून कुछ जवाब नहीं देता। फिर वो बदमाश कहता है हम लोग एक इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, अगर तुझे दिक्कत नहीं चाहिए तो बाहर जा और वेट कर। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करे, हमारा लड़का उसका हाथ झटक देता है। अब जेह्यून जेसांग से कहता है बेहतर होगा कि तुम नर्स रूम चले जाओ, चलने लायक हो क्या? लेकिन जेसांग बस उसकी तरफ हैरानी से देखता रहता है। अब गुस्से में वो बुली आगे आता है, जेह्यून की कॉलर पकड़ लेता है और उसे कमीना बोलता है। वो चिल्लाता है क्या तुझे समझ नहीं आता जब कोई अच्छे से बात करे? क्या मरना चाहता है? इस पर जेह्यून शांति से कहता है ये दूसरी बार है जब कोई मेरी कॉलर पकड़ रहा है। समझ नहीं आता लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं इन दिनों। उसे यू जंग के साथ की ट्रेनिंग याद आती है। कैसे पहले दिमाग में एक क्लियर इमेज बनाओ, फिर मैजिक फॉर्मूला कैलकुलेट करो, फिर स्पेल बनाओ और फिर एक्टिवेट करो। जैसे ही उसे सियांगान याद आती है, उसके दिमाग में एक इमेज बनती है, एक तेज रोशनी की किरण जो तीर की तरह निकलती है। अचानक सिस्टम उसे नोटिफाई करता है होली एरो स्किल एक्टिवेट हो गई है। बस उंगली से इशारा करते ही हमारा लड़का होली एरो को फायर कर देता है। वो किरण सीधे उस बुली की छाती में लगती है और उसे जोर से पीछे फेंक देती है, इतना जोर से कि उसके मुंह से थूक तक निकल जाता है।